Assalamu alaikum, everyone. Welcome to our next session of Fireside Chat with NED alumni. आज का हमारा सेशन जो है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड पे है. थोड़ा सा हमें जो है वो टाइम को चेंज करना पड़ा बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइम जोन. आज हमारे साथ तीन स्पीकर्स होंगे. Two will be covering on Australia and one on New Zealand. जैसे आपको पता है, we start with a general overview of the country. उसके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं political, economical and social benefits वगैरह and different things. उसके बाद फिर हम studies को भी लेके चलते हैं. And end में जो है question answers भी जो है वो आपके बिल्कुल लेंगे. So if you have any queries, questions, feel free to comment. And then हम उसको जो है वो session के साथ साथ भी कोशिश करेंगे अगर वो question align करता है हम ले लें. Otherwise, जो है हम definitely उसको end पे लेंगे. So let's, without any further delay, let's welcome our distinguished speakers. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना टाइम निकालने के लिए. थोड़ा सा अगर आप हमारा जो पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं कि when did you graduated from NED? और फिर आपने उसके बाद स्टडीज कहाँ से की एंड हाउ डिड यू मेड योर वे टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. तो वकार भाई आपसे स्टार्ट कर लेते हैं. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मेरा नाम वकार कुरैशी है और मेरी इलेक्ट्रिकल 2001 और 2 बैच का पास आउट हूँ और न्यूजीलैंड में इस वक्त रहता हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ और तकरीबन 12-13 साल से यहाँ पर हूँ. और न्यूजीलैंड में तकरीबन ग्रेजुएशन के 2 साल बाद आया था यहाँ पर स्टडी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट. और उसके बाद फिर मैं कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान वापस गया था और फिर मैं वापस यहाँ पे आ गया था काम के हवाले से. तो और तब से मैं यहाँ पर ही मौजूद हूँ. तो बाकी जो और डिटेल्स हैं वो इंट्रोडक्शन में एहसन ने पोस्ट कर दी थी. तो मेरे ख्याल में मैं ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करता. हम फोकस करेंगे कि हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लें. सही. थैंक यू. जी उबैद भाई आप. मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है NED से. 2001-2000 मेरा बैच था. 2004 में मैं पास आउट हुआ था. उसके बाद जो है मुझे ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए तकरीबन 9 साल हो गए और इस दौरान में मैंने जो है वो बैचलर्स के बाद अपने मास्टर्स किया था हैरियट वॉट UK से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में. और फिर मैंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया से जो है वो CPA सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट CPA किया है और आजकल जो है मैं वो PhD कर रहा हूँ इन द टॉपिक ऑफ 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और मेलबर्न में रहता हूँ. ये बुनियादी से तारुफ है. जबरदस्त. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अली राव. अस्सलाम वालेकुम. मैंने 2014 में ग्रेजुएट किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, डिपार्टमेंट से NED से. उसके बाद 2015 में मैं मेलबर्न आ गया था और यहाँ RMIT यूनिवर्सिटी से मैंने अपना मास्टर्स किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. 2015 से लेके अब तक मैं RACV यहाँ जो कंपनी होती है उनके साथ उनकी 4 फ्रेंचाइजेज मैनेज करता था. उसके बाद अब मैं एज अ सोलर कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ जी एनर्जी के अंदर. ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर द इंट्रोडक्शन. अच्छा, क्योंकि हमारे जो सेशंस होते हैं वो ना कंट्री वाइज वेरी करते हैं. हम हर सेशन में डिफरेंट कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो आज के सेशन में थोड़ा सा पहला से बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड है, उसके अंदर आप क्या आपका क्या इंटरेस्ट था, क्या आप उधर आए, और ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स वो कंट्री जो है, रिस्पेक्टिव कंट्री जो है वो आपको जो है प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जांपल एजुकेशनल, social, economic. So how do you find for example न्यूजीलैंड से स्टार्ट कर लेते हैं. जी, बहुत शुक्रिया एहसन. बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. जिस वक्त मैंने फैसला लिया था न्यूजीलैंड आने का तो बड़ा मुश्किल फैसला था और तमाम मेरे दोस्तों ने और जितने अहबाब थे सब ने मुझसे यही सवाल किया था न्यूजीलैंड क्यों जा रहे, क्योंकि उस वक्त सब जो है वो US, UK और मुख्तलिफ ऐसे कंट्रीज में जा रहे थे जहाँ बहुत ज़्यादा एक कहना चाहिए कि प्रेफरेंस थी लोगों की. न्यूजीलैंड जो है वो मैंने चूज किया था कि एक कम आबादी वाला मुल्क था और कॉमनवेल्थ कंट्री था, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री था. तो इसलिए मैं यहाँ आने में इंटरेस्टेड था कि यहाँ पे अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी, ग्रो होंगी. तो और वही फिर बाद में 12-13 साल बाद हमने देखा
कि चीज़ें जो है वो सच साबित हुई। यहाँ पे न्यूजीलैंड में आज भी आबादी बहुत कम है, तो उसी तनासुब से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, और यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत पीसफुल हैं, बहुत खूबसूरत कंट्री है, और यहाँ का जो सोशल सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। तो फैमिलीज को रखने के लिए और अपने जो है वो फैमिलीज को रेज करने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। तो पढ़ने के बाद अगर कोई यहाँ सेटल होना चाहता है परमानेंटली, तो उस हवाले से ही बहुत अच्छी जगह है। एंड ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट ऑफ व्यू, उबैद भाई आप अगर शेयर करना चाहें। अच्छा, मैं वकार की बात को आगे बढ़ाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का अंदर काफी सारी सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, ना सिर्फ ज्योग्राफी के हिसाब से बल्कि डेमोग्राफ के हिसाब से और अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से काफी सिमिलर लैंडस्केप है दोनों का। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को इंडिविजुअली देखें यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया के 4 बड़े शहर हैं, ठीक है, जिसमें से ज्योग्राफिकली आपको एक शहर आपको वेस्ट में नजर आएगा, बाकी 3 बड़े शहर आपको ईस्ट में नजर आएंगे। ठीक है। आबादी इस मुल्क की सिर्फ और सिर्फ जो है वो 25 मिलियन है, जो कि तकरीबन 2.5 करोड़ आबादी है। ठीक है। उसके मुकाबले में अगर आप इसका जीडीपी देखें, वो तकरीबन 1.4 ट्रिलियन का जीडीपी है। ठीक है। पर कैपिटा इनकम भी वर्ल्ड के अंदर जो है वो मतलब एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर कैपिटा के अंदर आती है। $55,000 पर कैपिटा इसकी इनकम है। ठीक है। और नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से, आबादी के हिसाब से अगर आप उनका कंपैरिजन करें तो वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो इन तमाम, और मौसम बहुत मॉडरेट है, डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के अंदर या किस ज्योग्राफ के अंदर रह रहे हैं। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे थोड़े से मौसम रिवर्स है, पाकिस्तान में जब गर्मी होती है सर्दी होती है, वाइस वर्सा, लेकिन काफी मॉडरेट वेदर है। आप इसको एक कंप्लीट पैकेज बोल सकते हैं। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन या जो लोग अपने आप को यहाँ पे माइग्रेंट करवा रहे हैं, जो एक्सपीरियंस या एक्सपोजर के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर वैरायटी बहुत है व्हेन इट कम्स डाउन टू द इकोनॉमिक्स। ठीक है। ईस्टर्न स्टेट की इकोनॉमिक्स और उसकी जो इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं, उसकी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है वेस्टर्न स्टेट के मुकाबले में। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको एक जो है वो वेरिएंस या थोड़ा सा आपको जो है वो एक डिफरेंस नजर आएगा। अदरवाइज जो है वो लाइफ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या एक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, या आप उसको वेलबींग बोले अगर, तो वो पूरे अक्रॉस द ऑस्ट्रेलिया जो है इट्स बेसिकली प्रीटी सिमिलर। इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों ने बताई। अली, आपने कुछ इसमें ऐड करना है? कोई पॉइंट? उबैद भाई ने ऑलमोस्ट काफी कुछ क्लियर कर दिया इसके अंदर, पर मैं ये ऐड करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो पे रेट है, अगर आप ऑड जॉब और किसी जॉब की भी बात करें तो उसका पे रेट ऑड जॉब में बहुत अच्छा है, जिसकी मेरे ख्याल से 18 to 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिनिमम इनकी वेज है किसी भी लिहाज से। बट अगर आप प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस जॉब की बात करते हैं तो उसमें उबैद भाई शायद थोड़ा सा बेटर बता पाएंगे, पर जहाँ तक मैंने सुना है ऑस्ट्रेलिया का पे रेट एक्सपीरियंस जॉब में थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू यूएस। हम बात कर रहे हैं उन जॉब्स की जब 10 साल 12 साल एक्सपीरियंस में जब 100,000 प्लस की फिगर आ जाती है, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया इतना अच्छा पे नहीं करता। ये मैंने थोड़ा सा नोट किया। उबैद भाई का ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वो उसमें कुछ ज्यादा बेटर बता पाएंगे शायद। नहीं, वो तो इन जनरल में खाली वर्ल्ड में ही ऐसा है, नॉट स्पेसिफिक टू ऑस्ट्रेलिया। यूएस जो है वो अलग उसके स्केल्स हैं सैलरी के, फॉर श्योर। अच्छा, आप लोग जैसे आप पीएचडी के लिए या मास्टर्स के लिए आते हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल वेज के आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आ सकते हैं? इधर स्टडीज है या इमिग्रेशन है या डायरेक्ट जॉब्स भी लग जाती हैं? थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा ओवरव्यू अगर आप दे सकें। वकार भाई, थोड़ा आप अगर न्यूजीलैंड का बता दें। जी, स्टडी के लिए आना बहुत आसान है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जो एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपके पास एक रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि आपके पास लेवल 7 हो या इवन लेवल 6 भी हो, जो कि हमारे 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन या 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के इक्विवेलेंट आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो और आपने आइल्स दिया हुआ है तो उसके बाद आप आ सकते हैं। आइल्स की रिक्वायरमेंट भी इतनी ज़्यादा सख्त नहीं है, डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस लेवल के इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं या कॉलेज में आ रहे हैं। तो वो आइल्स की रिक्वायरमेंट्स 5.5 से लेकर 7 या 6.5 तक मैक्सिमम जाती हैं, 7 की भी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो हो गया रिक्वायरमेंट्स की बात एडमिशन की। जो दूसरी चीज़ है जो लोगों को डिफिकल्टी होती है वो होती है फाइनेंस की। तो फाइनेंस में जो स्कॉलरशिप्स हैं वो, लेकिन आप अभी थोड़ा सा मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ कि हम स्टडीज को थोड़ा आगे भी लेके जाएंगे, लेकिन अभी अगर आप थोड़ा ओवरव्यू मतलब ऑप्शंस बता दें कि कौन से ऑप्शंस हैं जो कि
आने के लिए है? एक तो स्टडीज आपने आने के बताया। लिए आने के लिए अच्छा, मैं ठीक है, मैं आपके सवाल को मैं ज़्यादा स्टडी फोकस कर दिया। जो ऑप्शन है, एक तो स्टडी का है, एडमिशन ले सकते हैं, आ सकते हैं, और उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेकर यहाँ सेटल हो सकते हैं। दूसरा अच्छा ऑप्शन जी। यहाँ पर आने का है कि डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाए और कोई एम्प्लॉयर आपको जो है वो वर्क वीज़ा ऑफर कर दे, तो फिर आप आ सकते हैं, जो कि बहुत कम होता है, ये बहुत रेयर होता है इस तरह होना। तीसरी चीज़ है कि आप एज अ स्किल्ड माइग्रेंट वो आप आ सकते हैं। उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं पहले बहुत ज़्यादा लीनियंट थी, आराम से एडमिशन सॉरी आराम से आप क्वालिफाई कर जाते थे, लेकिन अब जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी टफ हो गई हैं। उसके लिए आपको कम से कम मास्टर्स या पीएचडी लेवल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और आपके पार्टनर को भी इतना ही क्वालिफाइड होना चाहिए, और आपके पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो तब जाके आप क्वालिफाई करते हैं। तो ये तीन रास्ते हैं। एक रास्ता और भी है, जो कि आप समझ लीजिए जिस तरह ग्रीन कार्ड लॉटरी होती है यूएस की, जिस तरह एक वीजा यहाँ न्यूजीलैंड में होता है, वो कहलाता है सिल्वर फंड वीजा। तो वो साल में एक दफा जो है वो खुलता है और 300 लोगों को दिया जाता है। वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। तो वीजा की वेबसाइट ओपन होती है, 300 लोग एंटर होते हैं, वेबसाइट बंद हो जाती है 2-3 मिनट में। तो उस तरह जो है वो हर साल 200-300 लोग आते हैं, पाकिस्तान से भी कुछ लोग आ जाते हैं हर साल। तो वो लेकिन एक कम्प्लीटली एक लक होता है। तो ये सही। 3-4 रास्ते हैं आने के। बाकी इसके अलावा तो फिर जो है वो लोग एज अ रेफ्यूजी और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मुनासिब तरीके हैं वो यही हैं 2-3। सही सही सही। जी उबैद भाई, ऑस्ट्रेलिया में क्या अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से? मैं जी अगेन यही बोलूंगा कि जो वकार ने बोला है, जो वकार न्यूजीलैंड के बारे में बता रहा है, वही ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया पे भी अप्लाई होता है, ठीक है ना। चले उसको मैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन पर्सपेक्टिव में इस तरह से कह लेता हूँ। देखिए 3 ही रास्ते हैं, सही बोला है उसने आने के लिए। एक स्टूडेंट का रास्ता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट का रास्ता है, तीसरा हमारा जो है वो डायरेक्ट पीआर का रास्ता है। अब अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट जो है वो आपका 500 वीजा कैटेगरी है, जिसके अंदर आप जो है अपना एडमिशन पहले प्लेस करते हैं, अपना एडमिशन अक्वायर करते हैं। अब वो एडमिशन 2 स्ट्रीम्स में होता है, या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं मास्टर्स की सूरत में, या फिर आप एक डॉक्टरेट डिग्री करने आ रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी से। 45 से 46 के अराउंड यूनिवर्सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको विक्टोरिया में मिलेंगी, ठीक है ना, और उसके बाद न्यू साउथ वेल्स के अंदर और बतदरीज दूसरी स्टेट्स के अंदर। दूसरा तरीका जो आने का है, जो कि पहले काफी आसान हुआ करता था 2013-14 तक, ठीक है, और बहुत बड़ी दुनिया आई है यहाँ पर, ठीक है। खासतौर पर जब माइनिंग का बूम चल रहा था और एलएनजी का बूम चल रहा था, वो एम्प्लॉयमेंट वीजा था जिसको 457 कैटेगरी कहा जाता था। अब उसको शायद मेरे ख्याल से रीनेम कर दिया है उन्होंने थोड़ा सा, और काफी उसको बेसिकली स्ट्रिक्ट कर दिया है, और एम्प्लॉयर के ऊपर ये उन्होंने कंस्ट्रेंट लगाई है कि सिर्फ वो लोग एम्प्लॉयर वीजे के ऊपर आ सकते हैं जो आपके पास यहाँ रिसोर्सेस या स्किल्स जो है शॉर्टेज के अंदर है, और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो शॉर्टेज में, पूरा केस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले ऐसा नहीं था, और एम्प्लॉयर को काफी डिफिकल्ट होता है ऐसा केसेस बनाने के अंदर और लोगों को यहाँ लाने में। तीसरा जो पॉपुलर वे था, जिसके अंदर अभी काफी कंस्ट्रेंट लग चुकी हैं, और उसके अंदर अभी जैसे वकार भी बता रहा था, काफी जो है वो डिफिकल्ट होता चला जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और हो गया है, वो पीआर की कैटेगरी है। अब लेकिन पीआर ने ऑस्ट्रेलिया ने ये किया है कि ऑस्ट्रेलिया ने उसके अंदर 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर उसको डिवाइड कर दिया है। एक कैटेगरी है उसकी 491 वीजा, इसको रीजनल स्पॉन्सर वीजा कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है 190 वीजा, जिसको स्टेट स्पॉन्सर कहते हैं। और चौथी जो है वो मोस्ट फ्लेक्सिबल कैटेगरी है, जिसको हम 189 या इंडिपेंडेंट स्किल माइग्रेशन वीजा कहते हैं, ठीक है ना। हर वीजे की पीआर कैटेगरी की अपनी अपनी पॉइंट सिस्टम है, अपनी अपनी पॉइंट रिक्वायरमेंट्स है, और हर वीजे की कैटेगरी की अपनी अपनी कंस्ट्रेंट्स हैं और अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है। सबसे लीस्ट फ्लेक्सिबल वीजा जो है 491 है, सबसे मोस्ट फ्लेक्सिबल वीजा जो है 189 है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर पार्टनर्स स्किल्स, योर बैकग्राउंड, योर आइल्स स्कोर, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा इसका बैकग्राउंड है जी। मैं इसमें छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा एहसन, और वो शायद उबैद या अली उस पर एलेबोरेट कर पाएंगे। और एक अभी नई कैटेगरी ऑस्ट्रेलिया में एक इंट्रोड्यूस हुई है, GTIP ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। तो उसको वो अभी काफी ज्यादा डिस्कशन में है, बहुत रीसेंट है वो। तो उस पर थोड़ा सा अगर मैं ख्याल में ये आप थोड़ा सा लाइट डालें तो ऑडियंस के लिए आसानी होगी कि वो प्रोग्राम है क्या। अच्छा, मैं उससे तो अवेयर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो हूँ एक दूसरे प्रोग्राम के ऊपर रोशनी डालना बिल्कुल भूल गया, वो था 476। अच्छा, 476 जो वीजा है बेसिकली वो है स्किल्ड ग्रेजुएट वीजा, ठीक है। और इस वीजे के अंदर जो है पिछले 2 से 3 सालों के अंदर बहुत लोग आए, ठीक है ना। स्पेशली वो लोग आए जिन्होंने पिछले 2 सालों के अंदर इंजीनियरिंग की थी। इसकी कंडीशन ही यही है कि आपने पिछले 2 सालों में इंजीनियरिंग की हो, आपकी यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन एकॉर्ड से रिकॉग्नाइज हो,
ठीक है ना, और इंजीनियर्स ही इस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। 16 या 17 मुल्कों को ये वीजा दिया गया है, जिसके अंदर तकरीबन 400 से 500 पाकिस्तानी मुख्तलिफ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से आए। एनआईटी से भी बहुत लड़के लड़कियां यहाँ पर आए हैं पिछले 2 से 3 सालों के अंदर, ठीक है। और ये वीजा भी इसी तरह से है कि 476 का वीजा 18 महीने के लिए आपको दिया जाता है। उस 18 महीने के अंदर आपने अपनी 6 महीने नौकरी को डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है अपनी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। अगर आप वो 6 महीने अपनी नौकरी डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं, साथ में आप आइल्स में स्कोर ले आते हैं, आप नाटी में स्कोर ले आते हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन को इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से असेस करवा लेते हैं, आप अपने पॉइंट्स को जो है बतदरीज 70 to 75 की रेंज में ले आते हैं, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर 491 वीजा। सही है ना। तो बहुत से लड़के इसको टारगेट करते हैं, बहुत से लड़के इसको टारगेट इस तरह से करते हैं कि ज्यादातर वो रीजनल एरियाज के अंदर जॉब ढूंढते हैं, क्योंकि रीजनल एरियाज में जॉब ढूंढने के अपने पॉइंट्स अलग से मिलते हैं आपको। ऑस्ट्रेलिया में रीजनल की जब डेफिनेशन काउंट की जाती है तो वो इस तरह से काउंट की जाती है कि 3 सिटीज को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया का पूरा रीजनल है। वो 3 सिटीज हैं, ब्रिस्बेन, मेलबर्न और सिडनी। आप इन 3 सिटीज के अलावा कहीं भी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो रीजनल में काउंट होता है, ठीक है। सही, ठीक ठीक। अली, आप बताना चाहेंगे? मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा, अगर जो भी स्टूडेंट पाकिस्तान से कहीं से भी ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं तो पहले तो वो सोचे वो आ क्यों रहे, ये मतलब क्लियर गोल कर ले। क्या वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं खाली मास्टर्स या पीएचडी करने के लिए, या उसका एंड गोल पीआर है। पहले तो था अभी मास्टर्स करने आप इंजीनियरिंग में आ गए, उसके बाद आपने पीआर अप्लाई कर लिया, आपको मिल गई। अब वो गेम नहीं है, अब सिनेरियो चेंज हो रहे हैं। तो अगर अब आपने आना है तो आप सोचें आपने पीआर के लिए आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं। पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आप अपना जो नॉर्मल पाथ फॉलो करते हैं, यूनिवर्सिटीज देखें, जो भी आपने सर्च करनी है वो फोकस करें। पर अगर पीआर के लिए आ रहे हैं तो आप कंसल्टेंट से बैठ के बात करें, आपके इंटरेस्ट क्या है, सही है, और आपका पीआर का पाथवे क्या बन सकता है। सही है, जिस तरह उबैद भाई ने किया कि भाई 3 शहर हैं, उसके अलावा सब कुछ रीजनल है। रीजनल भी मैं मेलबर्न के अंदर बता दूं, मेरे घर से अगर आप 20 मिनट नीचे जाएंगे तो रीजनल है वो। और मैं डेंडिनोंग में हूँ, डेंडिनोंग इज लाइक 40 मिनट्स फ्रॉम सिटी। 20 मिनट्स नीचे जाएंगे पैकनम, पैकनम से सारा फिर रीजनल शुरू हो जाता है नीचे ना। तो अब रीजनल में हमारे साथ मसला ये होता है कि जो जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं ना, लिमिटेड एक तो स्कोप होता है, मतलब लोग इतने मिलते नहीं इधर ना किसी को बताते हैं। अब मेरा एक दोस्त है, वो मैं ग्रिफिथ में काम कर रहा था, जब सोलर पैनल्स के लिए मैं काम करता हूँ। ग्रिफिथ बेसिकली न्यू साउथ वेल्स में है, यहाँ से मेलबर्न से कुछ 6-7 आवर्स की ड्राइव पे है तकरीबन। तो छोटा टाउन है, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, इंजीनियरिंग वगैरह हर चीज़ चल रही है उधर, ज़्यादा वाइनरीज वगैरह उधर है। तो वहाँ मेरे दोस्त की लगी थी बेसिकली जॉब, और रीजनल में लगी उसकी। सही है, ग्रेजुएट होता ही तो उसको तो ऑब्वियसली अब इजीली पीआर हो जाएगी। पर अगर हम इसके अलावा कोई और आ रहा है तो रीजनल में जॉब्स हैं, पर ये आपको स्टार्ट में थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने कहा कि अगर आ रहा है तो प्लीज अपने गोल्स क्लियर करें कि वो आ किस ले रहा है, पढ़ने के लिए आ रहा है या पीआर के लिए आ रहा है, क्योंकि अब वो दोनों वाला सीन नहीं है। अच्छा, काफी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने दी, थोड़ी सी तरह हेल्प करें समराइज करने में कि एक तो एजुकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड वो तो है ही है, एक पीआर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है, लेकिन उसके अंदर फिर डिफरेंट डिविजन्स आपने बताया, डिफरेंट कैटेगरीज बताई। तो प्रिफर्ड वे, यानी कि मिसाल के तौर पे जिसने ग्रेजुएशन कर ली है एंड ही इज लाइक ग्रेजुएटेड ओनली 3 से 4 साल अभी हुए हैं, so उसके लिए स्टडी इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन, और यू वुड सजेस्ट समथिंग एल्स? जिसको 3 से 4, अच्छा सॉरी, जी जी नहीं आप बोले, आप बोले। जी जी बोले। नहीं, अच्छा चले मैं देखें, जिसको देखें डिपेंड करता है, हर किसी की रिक्वायरमेंट और हर किसी की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है। डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपके बैकग्राउंड पे, और आप एग्जैक्टली जो अली ने कहा, वकार ने कहा कि जी आप अचीव क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये डिजाइन करना है आपने, ठीक है। अगर किसी को 3 से 4 साल हो चुके हैं, उसका स्टूडेंट में आना बिल्कुल मुनासिब इस तरह से नहीं होता है कि उसके तो 3-4 साल जाया होते हैं जो पहले उसने लगाए होते हैं, फिर वो दोबारा से वो 2 साल लगाता है तालीम के ऊपर, वो 6 साल हो गए अब यहाँ पर। अब 6 के बाद फर्दर पीआर के इंतजार में उसके 3-4 साल निकलते हैं, 2 साल निकलते हैं, मिनिमम बेस्ट केस सिनेरियो मान के चलते हैं 2 से 3 साल निकलते हैं। अब ये उसको नौकरी पे ऑस्ट्रेलिया में आने में तकरीबन जो है समझ लें उसके पास आउट होने से लेके अभी तक जो है 10 साल हो चुके हैं, ठीक है। इस चक्कर में कई लोगों का कैरियर जो है वो डीरेल। तो बेसिकली आपने डिसाइड ये करना है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के कौन से पड़ाव पे हैं, आप इस वक्त जो है वो कौन से फेज में पाए जाते हैं, उस फेज के अंदर किस किस्म का वीजा, किस किस्म की स्ट्रीम जो है वो बेस्ट पॉसिबल मीन्स है आपके लिए ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। क्या वो स्टूडेंट की स्ट्रीम है, क्या वो पीआर की स्ट्रीम है, क्या वो जो है फिर वो 476 की स्ट्रीम है, ठीक है ना। अच्छा, इस पे एक और चीज भी डिपेंड करेगी, जब आप फ्रेशर हैं तो 476 और स्टूडेंट 2 ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास, ठीक है ना। अब ये डिपेंड ये करता है कि आप
कितना रिस्क लेना चाहते हैं और आपके फाइनेंशियल्स कितनी इजाजत देते हैं। देखिए 476 जो है उसमें आपका जो टोटल खर्चा है वो 1.5 से 2 लाख डॉलर रुपए का है, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छा। स्टूडेंट आते हैं तो उसके अंदर खर्चा जो है इनॉर्मसली आपका जो है बढ़ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 476 वीजे की फीस है $400, टिकट आप कटाएंगे $1000 का, $1400 ये हुए, $400-500 अपनी जेब में रखेंगे, $2000 आपने लिए, आप यहाँ पर आ गए। मतलब इन अ वेरी वेरी बेस्ट केस सिनेरियो आप $2000 के अंदर विद इन ऑस्ट्रेलिया होंगे, ठीक है। ये एक फैक्ट है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर आप स्टूडेंट पे आते हैं तो आपने पहले सेमेस्टर की फीस कलेक्ट करनी है, आपने फाइनेंशियल्स को प्रूव करना है, आपने जो है वो यहाँ पर आने के सारे इंतजाम करने हैं, आपने कई सारे प्री रिक्विजिट्स पे काम करना है, जिसके अंदर आइल्स एकेडमिक एक प्री रिक्विजिट है। किसी यूनिवर्सिटी की 7 की डिमांड है, किसी की 6.5 की डिमांड है, किसी की 7.5 की डिमांड है, कोर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आपको कौन सी यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफर कर रही है, किस शहर में कर रही है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बिल्कुल वेरी कर जाते हैं। आप वीजे की इस कैटेगरी से उस कैटेगरी में जाएंगे, उस कैटेगरी से इस कैटेगरी। अब आपने बोला पीआर, पीआर के अंदर भी ये डिपेंड करता है कि आपका आइल्स का स्कोर, आपका एक्सपोजर, आपकी क्वालिफिकेशन, ये 3 बड़े इंडिकेटर हैं जो आपके पॉइंट्स को डिसाइसिव फैक्टर है आपके पॉइंट्स का, ठीक है। आपके पॉइंट्स डिसाइड करेंगे कि आप 491 की स्ट्रीम पे जाएंगे, आप 190 की स्ट्रीम पे जाएंगे, आप 189 की स्ट्रीम पे जाएंगे। और जितने ज्यादा सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ पीआर वीजा पे आप जाते जाएंगे 189 पे, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में होगी। जितने कम फ्लेक्सिबल वीजा पे आप जाएंगे 491 जैसे के, उतनी कम अपॉर्चुनिटीज, उतनी कम विजिबिलिटी, उतनी कम जो है आपके पास जो है वो जो स्ट्रेंथ होगी आपके हाथ में। अच्छा, तो जिस तरह से आप वैसे, अब चलिए ये तो आपने अपॉर्चुनिटीज बताई हैं, तो वैसे तो ऑडियंस को बताना चाहिए कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। जी जी प्लीज। मैं सवाल का जवाब न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से देना चाहूंगा। तो न्यूजीलैंड में जो है वो इस तरह से कोई वीजा अवेलेबल नहीं है जिसमें जो है लोग आ सकें स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपका जो सवाल था उसका जवाब यही है कि न्यूजीलैंड में जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो अभी रिसेंट पास आउट्स हैं या 1-2 साल का एक्सपीरियंस जिनका है, उनके लिए सबसे आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ऑप्शन है वो एज ए स्टूडेंट ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आपने बताए ये प्रोसीजर्स, ऑब्वियसली मतलब मैं तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ऑडियंस क्या चाहती है वो कमेंट्स में बता सकती है। बट अगर मैं चाहूँ, मैं सोच रहा हूँ कि भाई उन्होंने जो है वो सेटल होना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑडियंस है जो कि सेटल होना चाहती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो बिसाइड दैट उन्होंने 3-4 साल एक्सपीरियंस भी कर लिया। नाउ द क्वेश्चन वुड बी वेदर दिस एक्सपीरियंस वुड बी रेलेवेंट इन द ऑस्ट्रेलियन मार्केट। obviously it's a very difficult question, fields वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन in general पाकिस्तान का experience without having a degree in Australia, would they be able to integrate and you know? ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा दोस्त ने यहाँ से ग्रेजुएट किया था सिविल इंजीनियरिंग में, मास्टर्स RMIT से। उसने जॉब पे अप्लाई किया, उसका पाकिस्तान में 1 साल का एक्सपीरियंस था और उसने ग्रेजुएट होते ही जॉब पे अप्लाई किया, उसको नहीं मिली वो जॉब। उसकी दोस्त ने उसी जॉब पे अप्लाई किया था जो उसके सेम बैच की ग्रेजुएट थी NED से। तो उस 2 साल का मास्टर्स और उसका 1 साल का एक्सपीरियंस, तो उस लड़की का तकरीबन 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था। तो उस कंपनी ने उस लड़की को स्पॉन्सर करके पाकिस्तान से बुलवाया था और यहाँ जो मेरा दोस्त था उसको रिजेक्ट कर दिया था। जी, तो वैसे तो बोलते हैं कि भाई ओवरसीज एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, डिग्री इतनी समझ आती वगैरह वगैरह, पर बात ये कि काउंट करते हैं वो। सही है। अब ये क्या होगा, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ जो जॉब लेगा मेरे ख्याल से 70-75 तो मिलेगा 3 साल के एक्सपीरियंस को यहाँ, राइट? सही है ये बात। अब जब पाकिस्तान से हम 3 साल वाला एक्सपीरियंस कंपनी उठाएगी ना, तो उसको 70-75 नहीं देगी, उसको क्या 50-60 में कंपनी मना लेगी, क्योंकि उसको कोई और जॉब मिलनी नहीं है। तो कंपनी अपना 20-30 पर ईयर यहाँ बचाएगी, 3 साल उसको जॉब 3 पे रखेगी, जब वो कहीं और भागने लगेगा कंपनी उसके पे बढ़ा देगी। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। और अगर बंदा 3 साल का एक्सपीरियंस लेके आता है यहाँ, तो उसके पास जॉब करने की चांसेस बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली जो यहाँ का ग्रेजुएट है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करने की बहुत शदीद जरूरत है। वो ये कि देखें, ऑस्ट्रेलिया का जो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है वो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप से बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है। तो जिन एरियाज के अंदर देयर इज सिमिलैरिटीज एंड अलाइनमेंट बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्री एंड पाकिस्तानी इंडस्ट्री, ठीक है, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर है, मैं आपको कुछ सेक्टर्स की मिसाल देना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे कि टेलीकॉम है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे कि आपका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, जैसे कि आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, जैसे कि आपकी प्रोसेस इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे कि आपकी सिविल इंडस्ट्री है, ठीक है ना, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविल है, ठीक है ना। जहां जहां भी आपकी कोरिलेशन, सिमिलैरिटी और अलाइनमेंट है, ठीक है, बिटवीन ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तान इंडस्ट्री, ठीक है ना,
वहां उन लोगों को जॉब मिलना बड़ा आसान भी रहा है, ये एविडेंस से ही प्रूव होता है, उनको मिल भी जाती है, बहुत थोड़े एक्सपीरियंस पे भी जॉब मिल जाती है, बहुत कम एक्सपीरियंस पे भी मिल जाती है, बिना एक्सपीरियंस के भी मिल जाती है, ठीक है। लेकिन जिस जिस क्वालिफिकेशन और जिस जिस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, आपकी कोई को रिलेशन नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट नहीं करती बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस इंडस्ट्री है, ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट नहीं करती बहुत बड़ी तादाद। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ऑस्ट्रेलिया में जो है वो कोई बहुत बड़े स्केल पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो उस एरिया के अंदर जहां पे कोरिलेशन नहीं है, वहां पे लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करें, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है अली की कि 3 साल का एक्सपीरियंस ये डिपेंड करता है कि आपने गुजारा कहाँ पे और किस इंडस्ट्री में गुजारा है और उसकी अलाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया से कितनी है। ये बात बिल्कुल ठीक है, सही जी। इसमें असल मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है, लेकिन उससे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो मैटर करती है कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि जब आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आते हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आपका सारा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मैटर करता है। और अगर आप अपने उस एक्सपीरियंस को एलेबोरेट नहीं कर सकते और कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होने की वजह से आप सही से उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज रिड्यूस हो जाती हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जैसा कि उन्होंने कहा उबैद ने और अली ने, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो वहाँ पे जरूरत कितनी है, और जो है वो अगर जरूरत होती है तो वो हर तरह का बंदा रख लेते हैं, और अगर जरूरत नहीं होती है तो फिर वो जाहिर है उसमें से बहुत चुन चुन के और चूज करते हैं, और वो आपकी किस्मत खराब है। तो आपको आने से पहले ये सोचना चाहिए कि आपका सेक्टर, वहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, न्यूजीलैंड आ रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, और जिस रीजन में जा रहे हैं वहाँ पे जो इंडस्ट्री प्रिवेल करती है, स्किल शॉर्टेज है किस एरिया में। तो ये मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये आप ऑडियंस से शेयर कर दीजिए। न्यूजीलैंड में अगर उन्हें स्किल शॉर्टेज सर्च करनी है तो वो इस लिंक के थ्रू देख सकते हैं कि वो उनका एरिया जो है वो इस स्किल शॉर्टेज लिस्ट में आता है या नहीं आता। और अगर उसमें आता है तो चांसेस उनके बहुत हाई होंगे। अच्छा, सही सही सही। वो मैंने लिंक जो है वो कमेंट्स में शेयर कर दिया, बिल्कुल मैंने। अच्छा, अभी जो है हम थोड़ा सा ब्रांच करते हैं, थोड़ा सा स्टडीज को लेके चलते हैं, उसके बाद फिर हम वापस से आएंगे लाइफ आफ्टर स्टडीज, करियर अपॉर्चुनिटीज वगैरह को। तो स्टडीज को अभी थोड़ा सा शॉर्टली कवर करते हैं। स्टडीज के लिए थोड़ा सा बता सकें, ऑस्ट्रेलिया में मिसाल के तौर पे कौन सी यूनिवर्सिटीज, सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी कैसे होती है। फाइनेंस को हम बाद में देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं यूनिवर्सिटीज की सिलेक्शन प्रोसेस। अली, अगर आप बता सकें कैसे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की जा सकती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली जब आप फाइनेंस, तो सबसे पहले आप मद्देनज़र रखेंगे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ अच्छा, अगर आप डिपेंड कर आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं या कुछ पाथवे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉलेज या टेफ वगैरह, उसमें ये होता है कि आपने एडमिशन लिया, आप 3 साल का मोस्टली यहाँ बैचलर जोन में होता है। तो क्या होता है कि 1 साल आपने उस टेफ से पढ़ा, सही है, और 2 साल आपने उसी टेफ से पढ़ा पर यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। जैसे कि चिज़म है यहाँ, तो उससे आप 1 साल पढ़ेंगे, वो आपको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की डिग्री देगा। उसके बाद आप को लाट्रोप की डिग्री देगा वो, और 2 साल उसी कैंपस में पढ़ेगा। आप लाट्रोप के कैंपस में पढ़ेंगे और आपको 30% का बेसिकली फीस में रिडक्शन मिलेगा। जहाँ लाट्रोप 80-90,000 में डिग्री कंप्लीट हो रही थी, ये आपकी डिग्री 60,000 में कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑब्वियसली फाइनेंस मैटर करेंगे। आप पहले देखेंगे आपकी बजट क्या है और आपने फीस कहाँ से निकालनी है, घर से आ रही है या ऑस्ट्रेलिया से आपने निकालनी है। तो कंसल्टेंट के पास जाएं, पाकिस्तानी कंसल्टेंट नहीं, मैं बोलूँगा ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट के पास जाएं आप, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट एक तो आपसे चार्ज नहीं करेगा और दूसरा आपको सही गाइड करेगा। पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत है, एक तो आप वैद भाई वगैरह भी इस पर बैक करेंगे कि कमीशन स्ट्रक्चर होता है यहाँ एजेंसीज का, जो भी कंसल्टेंट है। तो एजेंट का होता है भाई आपको डराए और अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजे। अच्छी यूनिवर्सिटी का मतलब है यहाँ मोनाश आ गई, मेलबर्न आ गई, RMIT आ गई, लाट्रोब आ गई, UTS हो गई, और जो बड़ी बड़ी जितनी टॉप 8 यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी फीस जो है पर ईयर तकरीबन $36,000 to $37,000 रफली, प्लस माइनस के हिसाब से ये इन सबकी फीस चल रही होती है। इसमें इनका कमीशन भी ज्यादा होगा। ये चीज़ हमें नहीं पता थी। हमें ये बोला गया था कि भाई आप अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं लोगे तो आपको वीज़ा नहीं मिल पाएगा, बैकग्राउंड चेक बहुत होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। हमने RMIT में एडमिशन लिया। जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हम मे बी 20,000 या 15,000 पर ईयर पे भी कर सकते थे। और ऐसी बात नहीं, हमने काफ़ी लोग देखे थे पंजाब के और स्पेशली लाहौर के बंदे उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आए थे, और सेम पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कि आप देखें किस फील्ड में आना चाह रहे हैं और कंसल्टेंट से बात करें, उसमें अलाइन करें कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि आपका गोल क्या है।
जिस ऐसी फील्ड में कि पीआर भी आसान हो, वरना इधर आके खामखा में $50,000-60,000 भले आप यहाँ से निकालें, पाकिस्तान से लेके आए, $60,000 लगाने के बाद आप इस पॉइंट पे बैठे हो कि पाकिस्तान जाना पड़े वापसी, तो आई डोंट थिंक सो वो फिर वर्थ है। वो तो फिर $60,000 आप बचा के पाकिस्तान में जॉब बिजनेस ही कर सकते हो आप। सही सही सही। और न्यूजीलैंड में यूनिवर्सिटीज के क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा? न्यूजीलैंड में देखें टोटल जो यूनिवर्सिटीज हैं वो हैं 8, ठीक है। तो मैं आपको ये लिंक शेयर कर रहा हूँ ऑडियंस के लिए, आप ये शेयर करते हैं, इसमें उनको पूरी तमाम यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मिल जाएगी। और जो 2 यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी आप समझ लें 2 या 3 ऑकलैंड में प्रेजेंस है यूनिवर्सिटी, बाकी कैंपसेस भी हैं ऑकलैंड में तो तकरीबन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के, लेकिन इसके अलावा हैमिल्टन में जो है वो अच्छा ऑकलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसी यूनिवर्सिटी, बाकी और दूसरी जो यूनिवर्सिटी दूसरे शहरों की हैं उनकी कैंपसेस भी हैं। इसके अलावा आपको हैमिल्टन जो कि ऑकलैंड से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पर है, वहाँ आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो, फिर आप और फर्दर नीचे जाएं तो आपको पामिस्टन नॉर्थ में मेसी यूनिवर्सिटी और कुछ यूनिवर्सिटी के कैंपसेस मिल जाएंगे। फिर फर्दर आप जो न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन, वहाँ पे विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है। और फिर साउथ आइलैंड में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी, लिंकन यूनिवर्सिटी और ओटागो वगैरह ये यूनिवर्सिटीज हैं। तो टोटल ये यूनिवर्सिटीज हैं, और जैसा कि अली ने बताया तकरीबन ऐसी सूरत हाल है। यूनिवर्सिटीज जो है वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं और उसमें जो फीसिस हैं वो काफ़ी हाई हैं, तकरीबन 35 to 45,000 न्यूजीलैंड डॉलर पर ईयर कोर्स की फीस होती है पोस्ट ग्रेजुएशन की, या इवन बैचलर्स की भी तकरीबन कम बेश के आसपास ही होती है, थोड़ी सी कम होती है। और अगर आप उससे एक लेवल नीचे आ जाएं तो हमारे पास जो है वो टर्शरी इंस्टीट्यूट्स होते हैं या पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि आपको लेवल 7 लेवल 8 तक क्वालिफिकेशंस ऑफर करते हैं। उनकी फीसेस थोड़ी कम होती हैं, वो आपको 20,000 से लेकर 28,000 में आपको वो एडमिशन ऑफर कर देते हैं, बल्कि बाद जो है वो आपको 15 to 16,000 में भी एडमिशन मिल जाते हैं। तीसरे लेवल पे आ जाते हैं, वो कहलाते हैं यहाँ पे पीटीईज, प्राइवेट टर्शरी एस्टेब्लिशमेंट्स, जो कि यूके में और दूसरे कंट्रीज में आप उनको कॉलेजेस कह लें आप, जो कि आपको अंडर 7 लेवल 7 क्वालिफिकेशन ऑफर करते हैं, 4, 5, 6। तो उसमें आपको जो है वो वीजा वगैरह के लिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है। अगर आप लेवल 7 क्वालिफिकेशन नहीं कर रहे हैं तो आपको वीजा जो है वो नहीं मिलेगा। अगर आप 7 से अंडर कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 2 ईयर स्टडी करना पड़ेगा पोस्ट स्टडी वीजा लेने के लिए। लेकिन उनकी जो फीसेस होती हैं वो आपको 12,000 न्यूजीलैंड डॉलर से लेकर 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक पर ईयर में आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, ठीक है। बाकी अगर कुछ सवालात आएंगे इस हवाले से तो फिर हम उसको टच कर लेंगे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, जनरल जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स है वो आइल्स तो आपने बताया था दोनों नहीं, तो इसके अलावा जीआरई तो नहीं चाहिए होता ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में? नहीं चाहिए होता। चलिए ये एक अच्छी हो गई आसानी वहां पे। बाकी एक क्वेश्चन हर दफा ही पूछता हूँ मैं और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कि जीपीएस अगर कम है तो भी कोई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एडमिशन दे देती हैं? कैसा है एडमिशन मिल जाएगा? मैं इतना ओपनली बोलना नहीं चाहता, अली ने बोल दिया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखें फीस होनी, लेकिन सच्ची बात उसने बोली, 2 चीजें होनी चाहिए बेसिकली। तो 2 प्रीरिक्विजिट्स हैं, एक है फीस, दूसरा आइल्स का स्कोर, ठीक है ना। और आइल्स में भी कोई 7, 8, 9 नहीं चाहिए स्कोर। यहाँ पर ज्यादातर यूनिवर्सिटी 6.5 और 7 के अंडर एक्सेप्ट कर लेती हैं। ये भी उन यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं जो ग्रुप ऑफ 8 में शामिल है, जिसको आप समझ लें कि एलीट यूनिवर्सिटीज का, जिनको आप एलीट यूनिवर्सिटीज कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जो वर्ल्ड की टॉप 100 रैंकिंग में आती हैं। 8 यूनिवर्सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको ग्रुप ऑफ 8 कहा जाता है। ये उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप टेक यूनिवर्सिटीज या रीजनल यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट्स और फर्दर जो है वो फ्लेक्सिबल और लीनियंट है, ठीक है। ऐसे में एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इधर जो टॉप G8 यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर आपका जीपीए के साथ साथ आपका एसओपी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डालते हैं और जो अपनी सीवी अटैच करते हैं वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि हमने नोट किया है कि सेम जीपीए पे 2-3 लोगों ने अप्लाई किया है तो उनमें से कुछ का हुआ था, कुछ का नहीं हुआ था। तो ये चीज मतलब जीपीए कम पे भी एडमिशन हुआ है, सही है, पर ये कि आपका एसओपी फिर उसको प्रॉपर बैक करे कि हाँ भी आपके जीपीए कम है तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर में थे, आपके प्रोजेक्ट्स थे वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से आपके जीपीए इफेक्ट हुई थी, और पर आपका फीचर्स जो भी अपना उसको अच्छी तरीके से एसओपी में लिखें और फिर आपका एडमिशन हो सकता है। पर क्योंकि जो टॉप 3 है ना, आपकी मेलबर्न हो गई, मोनाश हो गई, आरएमआईटी हो गई और यूटीएस हो गई, इनमें फिर कम जीपीए पे इतना आराम से नहीं मिलता। सही। और न्यूजीलैंड में भी कुछ ऐसा ही है?
सेम जी, मैंने कहा ना कि प्रीमियर आप देखें, अगर आप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो उसमें भी ग्रेड्स हैं। अब जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में आप देखेंगे तो वो जीपीए पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वहाँ पे उनका एक डिफरेंट मयार है और उनका अपना एक रैंकिंग का सिस्टम है। लेकिन अगर आपको उसी शहर में दूसरी यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिल जाएगा कम जीपीए के ऊपर, तो आपको अच्छा, एडमिशन तो मिल जाएगा। जीपीए सही। आपकी जो है एडमिशन के लिए बैरियर नहीं बनेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप एडमिशन कहाँ लेना चाह रहे हैं। और आप अगर परसिस्टेंट हैं कि मुझे इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो फिर वहाँ पे जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी जीपीए की वो आपको मीट करनी पड़ेगी। तो लेकिन ये कि जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें एज सच मैटर नहीं करती, आपका रीजनेबल ग्रेड्स होनी चाहिए। और जैसा कि उबैद ने और अली ने कहा कि आपका आइल्स का स्कोर होना चाहिए। तो जो पीटीज हैं उसमें तो आपका 5.5 का स्कोर भी आइल्स का चल जाता है। और जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे आपको 6 तक में आपका एडमिशन हो जाता है। और यूनिवर्सिटीज जो इंजीनियरिंग है खास तौर पे उस एरिया में 6.5 पे मैक्सिमम आपको एडमिशन दे देते हैं। बाकी फिर अगर आप एमबीए करें, लॉ करें या और कोई ऐसी चीज करें, तो फिर आपको उसके लिए एडमिशन की जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो 7 और 7.5 तक चली जाती है। सही। अच्छा, असल में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, बल्कि उबैद भाई इस पे अगर क्लियर करें कि अगर बंदे ने बैचलर्स कर लिया पाकिस्तान में, सही, तो यहाँ में जॉब में मास्टर्स कोई जॉब नहीं मांगती। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बंदा अगर बैचलर्स करके आ रहा है पाकिस्तान तो मास्टर्स उसी फील्ड में ना करे, थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड रखे। जैसे कि अगर इंजीनियरिंग में कर रहा है तो इसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स कर ले या इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की तरफ चला जाए। उबैद भाई आपका क्या ख्याल है? क्योंकि बिल्कुल सही मेरा कह नहीं रहे हैं। ख्याल जॉब में उसकी वजह ये है कि देखें, सबसे पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया के, मैंने जब से पहले सबसे शुरू ही वहीं से की बात, कि आप किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को समझने की कोशिश करिए सबसे पहले तो। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया का लैंडस्केप जो है वो हार्डकोर इंजीनियरिंग का लैंडस्केप है ही नहीं। ठीक है ना, यहाँ कोई चीज डेवलप होती है, ना मैन्युफैक्चर होती है, ना डिजाइन होती है। यहाँ तो सिर्फ रोल आउट होती है टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, तो जिस कंट्री में टेक्नोलॉजी रोल आउट होती है वहां पे आपने बहुत इंटेंस इंजीनियरिंग की एजुकेशन नहीं लेनी होती है। ठीक है ना, आपका बैचलर्स जो होता है वो इनफ होता है। उसके बाद आपने, जना अली ने कहा, वकार ने कहा कि जी आपने जो है वो मैनेजमेंट साइंसेस पे काम करना होता है, आपने जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम करना होता है, आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे काम करना होता है, आपने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट सीखनी होती है, आपने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सीखनी होती है बेसिकली। ठीक है ना, दैट विल हेल्प टू रोल आउट दोस टेक्नोलॉजीज। ठीक है ना, तो आपकी एक टर्शियरी क्वालिफिकेशन इनफ होती है। उसके बाद आपने उसमें कोई ऐड ऑन करना है बेसिकली। देखें, अब एक बहुत ही एक्सप्लिसिट जुमला है यहाँ पे ये। देखिए, बुनियादी तौर पे लोग पढ़ते क्यों है ऑस्ट्रेलिया आके? आप अली से ही सवाल पूछे, मुझसे तो बहरहाल ये सवाल ज्यादा मुनासिब भी नहीं बनता पूछना। देखें ना, हंस रहा है। देखें, बुनियादी तौर पर लोग जो पढ़ते हैं वो पीआर के लिए पढ़ते हैं। ठीक है ना, अगर आप इस शर्त हटा दें कि जी पीआर बिना पढ़े मिल जाएगी, आप अली से ये सवाल पूछे फिर कितने लोग पढ़ेंगे? चले 10% ये सवाल पूछे आप, मैं तो कहूंगा मैं बोलूँ 10% भी नहीं, है, बोले अली 10% भी सॉरी। नहीं, 10% भी नहीं। हाँ, देखें ना, अब देखें आपको आंसर मिल गया। ठीक है ना, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि जी मैं पीएचडी क्यों कर रहा हूँ, वकार ने क्यों किया, देखिए हमारा अपना इंटरेस्ट था। ठीक है ना, हमारा अपना इंटरेस्ट था, हमारे एक 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 एक, एक ड्राइव थी, एक मोमेंटम था, एक पुश था, और वो इंटरनल है। ठीक है ना, इसलिए किया और अभी तक कर रहे हैं। ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया बेसिकली एजुकेशन एकेडमिक्स ड्रिवन कंट्री होने से ज्यादा बेसिकली स्किल बेस्ड, और स्किल में भी जो है सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनैलिटी स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, इन चीजों पे ज्यादा बेस करता है। वो ये नहीं समझते कि देखेंगे आप न्यूमेरिकल अच्छा कर लेते हैं, आप सॉफ्टवेयर अच्छा चला लेते हैं। बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन, इज अ कंप्लीट पैकेज। थोड़ा आपको ये आना चाहिए, थोड़ा आपको ये आना चाहिए, थोड़ी हार्ड स्किल, थोड़ी सॉफ्ट स्किल, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ा सब कुछ थोड़ा 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 होके एक पूरा मैट्रिक्स बेस्ड कॉम्पिटेंसी वो मांगते हैं। ठीक है ना, इट्स नॉट लाइक अ लीनियर कॉम्पिटेंसी कि जी मैं टॉपर या मैं ये, और जी अब आप मुझे बेहतरीन कंपनी में नौकरी दें। नो नो नो, इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट ओवर हियर। ठीक है, तो बेसिकली ये एक फंडामेंटल नॉर्म्स है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि कंट्री की लैंडस्केप, सोशल लैंडस्केप, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, ये सब समझना बहुत जरूरी है आपको अपने कैरियर को प्लान करने के लिए। नहीं, बहुत अच्छी आपने डिटेल में मेरे ख्याल एक्सप्लेन किया है द होल इकोसिस्टम। किसी भी कंट्री के लिए, रिस्पेक्टिव ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी समझने के लिए क्या चीजें, किस पॉइंट्स को देखना चाहिए। तो इससे ये तो मेरा ख्याल है काफी ज्यादा अच्छा क्लियर हो गया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के एरियाज के अंदर क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए व्हाइल चूजिंग दिस कंट्री। अच्छा, वीजा वगैरह के जो प्रोसेसेस हैं वो सब इजियर है, कोई उसमें चैलेंजेस तो नहीं आते?
ईदर फॉर पीआर, इमिग्रेशन एंड अदर टाइप जो आपने बताई थी, और स्टडीज के लिए भी जो प्रोसेस है इटसेल्फ वो लंबा टाइम तो नहीं लेते? अगर आपकी सब चीज़ें क्लियर है, बैकग्राउंड वगैरह सब कोई उल्टा सीधा मसला नहीं है, तो फिर तो प्रीटी मच सिंपल है। 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। ज़्यादा मैक्सिमम अगर उन्होंने आपके मांगा तो बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं। इसके अलावा बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इतना नहीं तंग करते। छोटी यूनिवर्सिटीज़ में आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, उसके बाद आपके फादर आपके जो भी पे कर रहे हैं उनके स्टेटमेंट मांगेंगे कि भाई बाकी वो पे कर रहे हैं नहीं कर रहे, कुछ एफिडेविट्स वगैरह मांगेंगे। तो उसमें आपको प्रोसेस ये कि 3 से 4 महीने का लग जाता है। पर ऑस्ट्रेलिया का सिंपल है। इनकी जो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है वो एजुकेशन है, 43 के बिलियन के अच्छा आसपास है। तो वो उसमें आपको ज़्यादा, अच्छा। एज लॉन्ग एज आप फाइनेंस अपने दिखा रहे हो, वो आपको ज़्यादा तंग नहीं करते। और सब चीज़ें क्लियर हो, मतलब जो नाम आपके पासपोर्ट पे है वही नाम आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे और स्टूडेंट कार्ड वगैरह पे चल रहा है, तो आपको तंग नहीं करेंगे। 2 नंबर ही नहीं है तो बिल्कुल सिंपल है आपका काम। न्यूजीलैंड का भी मेरे ख्याल है सेम ही होगा फिर जी, तो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है, न्यूज़ीलैंड में कभी थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है सम टाइम, तो बाज़ दफ़ा 2 महीने का वो कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ख़ास तौर पे नेशनल्स के लिए 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो लेकिन जो ठीक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो यही हैं कि वो 2 चीज़ें देखते हैं, एक तो इंटेंट देखते हैं आपकी, कि आप यहाँ आ क्यों रहे हैं। तो अगर आप क्लियर हैं कि हाँ भाई आप जेन्युइन बोनाफाइड स्टूडेंट हैं या बोनाफाइड जो है वो विजिटर हैं, तो वीज़ा आपको मिल जाता है। और फिर ये है कि उनकी जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। उसमें आपकी हेल्थ रिक्वायरमेंट है, आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो आपको रोक सके। आपकी करेक्टर की रिक्वायरमेंट है, क्या आपका करेक्टर क्लियर होना चाहिए, आपको पुलिस क्लियरेंस मिल जाए। और तीसरा ये कि आपके पास फंड्स होने चाहिए, आप अपने आप को यहाँ पे जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। ऐसा अच्छा। मैं तो एक बात ऐड करना चाहूंगा कि वीज़ा फाइल करते हुए जितनी चीज़ें मांगे ना उतनी देना, एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिन अच्छा बंदों ने अपनी मतलब ज़्यादा दिखाने की कोशिश की है उनके वीज़े डिले हुए हैं या फिर कुछ के रिजेक्ट भी हुए हैं। तो जितनी चीज़ें मांगी हैं लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दें और सही दें, फिर मसला नहीं होगा। देखिए बिल्कुल। वो मैं एक बात से ऐड करूंगा, वो अली ने जो कहा है, ऑस्ट्रेलिया में एक सेइंग है, नेवर गिव टू मच इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना? ठीक है। तो बिल्कुल टू मच इन्फॉर्मेशन देने से वो क्या करते हैं, आप क्योस और एंजाइटी क्रिएट करते हैं अगले के दिमाग में कि भाई क्यों दे रहा है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जी, बिल्कुल मैं इससे सही एग्री सही। करूँगा। मैंने खुद भी बेहिसाब जो है वो वीज़े अपने खुद के फैमिलीज़ के और अपने रिलेटिव्स के प्रोसेस किए हैं। सारे वीज़े हमने खुद ही अप्लाई किए हैं और बहुत ही लिमिटेड और ब्रीफ और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। वीज़े लग जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप, मैंने कहा ना, इंटेंट क्लियर है और आपका जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट आप पूरी कर दें, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती। हम्म। अच्छा, अभी हमने अब कब से पिछले मेरे ख्याल है 3-4 सवाल में फाइनेंस की बात काफी ज्यादा आई है लफ्ज, तो थोड़ा सा गाइड कर दें कि फाइनेंस, कितना फाइनेंस जो है वो हो तो भाई फिर बंदा जो है वो सोचे ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के लिए। तो थोड़ा सा हेल्प पहले तो ये करते हैं, पहले सबसे पहले ये बता दें कि लिविंग कॉस्ट और एक्सपेंसेस क्या रफली होते हैं ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के अंदर, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, सिटीज एंड एरिया, बट रफ एस्टिमेट क्या कहेंगे आप? कोई पहले मैं उबैद भाई बता आप? दूं या चलिए जी बताएं, उबैद भाई बिल्कुल से बताएं। पूछ लें? जी जी आप बताएं वकार भाई। अच्छा देखिए, डिपेंड करता है वकार, इस क्वेश्चन की कई, सॉरी ऐसा इस क्वेश्चन की कई डायमेंशंस हो सकती हैं। एक हम्म। डायमेंशन तो स्टूडेंट की डायमेंशन है, दूसरी जो है वो जो पीआर लेके आ रहे हैं उनकी डायमेंशन है। देखिए जब आप सही स्टूडेंट की बिल्कुल सही। डायमेंशन की बात करते हैं तो देखें उसके अंदर स्टैंडर्ड किराया है एक कमरे का 150 से लेके 200 के दरमियान। डिपेंड करता है आप किस शहर में रह रहे हैं, आपकी कमरा यूनिवर्सिटी से कितना करीब है, कितना दूर है, क्या है। तो आप अंदाजा लगा लें तकरीबन 600 से लेके 800 तक का किराया ही हो गया महीने का तकरीबन। ठीक है, खाने पीने का खर्चा है, उसके अलावा ऑन टॉप आप कर लें, आपका मोबाइल का खर्चा है, आपका आने जाने का टिकट, बस का और पास जो बनता है आपका ट्रेन का। उसके अलावा आप जो है वो आप लगा लेंगे कोई तकरीबन, अली ज्यादा बेहतर इसमें कह सकेगा, लेकिन मैं रफली समझता हूँ तकरीबन 1400-1500 डॉलर आप फ्लोर कॉस्ट लेके चलें अपनी महीने की। ठीक है ना, एज ए स्टूडेंट। ठीक है, 1400 से 1500 डॉलर आपके लगने ही लगने हैं। ठीक है, अब आप अगर बात करते हैं व्हेन इट कम्स डाउन टू अ फैमिली ऑफ 2, अगर आप पीआर लेकर आ जाते हैं, ठीक है ना, देखें एक ड्यूलिंग आपको जो मिलेगा 3 कमरों से लेके 4 कमरों तक का ऑन एवरेज किसी अच्छे सही इलाके के अंदर, वो डिपेंड करता है आपको महीने के 1500 से लेके और 2000, 2100, 2200 डॉलर किराए पे तक मिलता है आपको। अभी डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रह रहे हैं, हर सिटी का रेट अलग है, हर सिटी की इन्फ्लेशन रेट अलग है, हर सिटी के एक्सपेंसेस अलग हैं। ठीक है ना,
अच्छा, उसके बाद आपका जो है वो दूसरे ग्रोसरी के खर्चे हैं, बच्चों के खर्चे हैं, और आपके जो हैं वो डिफरेंट लिविंग और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, आप सबको मिलाएं अगर, तो तकरीबन एक फैमिली की ऑफ टू जो है उसकी जो फ्लोर कॉस्ट बनती है वो तकरीबन 4,500 से 5,000, $5,500 बनती है। डिपेंड करता है आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, तो मैं भूल जाऊंगा बोलना। डिपेंड करता है आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप कितनी ज्यादा जो है वो ट्रेवल करते हैं आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, विद इन दी ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो आप ये समझ लें कि 1,500 जो है वो स्टूडेंट का, और तकरीबन फैमिली का $4,500 से $5,500 के आसपास महीने का रफली खर्चा है ये कोई। अच्छा, इसमें अगर स्टूडेंट अगर ये तो मेरा सिंगल बता रहे हैं, अगर मजे में रह रहा है तो 1,500 उसका खर्चा है, पर अगर बंदा स्क्वीज करके रहता है, जैसा शेयरिंग में रूम रहता है या शेयर्ड हाउस में कहीं रूम ढूंढता है, तो उसका ये खर्चा 1,000-1,200 पर मंथ से हो जाएगा। सर मैंने जब आया था मैं आया था अपनी खाला के पास था, उसके बाद जब मैं मूव आउट हुआ था तो मेरा मैं स्प्रिंगवेल में 300 पे मंथ रूम मिला था, सेपरेट रूम, और उसके बाद मैं क्लरेंडा और क्लेटन जो अच्छे इलाके हैं यहाँ मूव किया था, मुझे 400 प्लस बिल्स, मतलब 550 पर मंथ मुझे पड़ जाता था रहाइश। तो बेसिकली आप खाना पीना वाला लगाएं तो 1,000-1,200 के अंदर आप रह सकते हैं, अगर आप स्मोकिंग नहीं करते तो। स्मोकिंग बहुत महंगी है, नहीं करना, तो 1,000-1,200 के अंदर आप रह सकते हो। स्मोकिंग लगाते हो तो आप उसका फिर $200 अ मंथ उसका एक्स्ट्रा लगाओ आप। ठीक हो गया जी। तो सर मैं न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के हवाले से मैं कहूँगा, मैं एग्री करता हूँ बैद ने और अली ने जो बात की है, लेकिन मैं एक यूनिट कॉस्ट का एक फार्मूला बता देता हूँ, तो सब अपने अपने ऊपर अप्लाई करके उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस पे बहुत सोच विचार करने के बाद जो नंबर्स हैं, जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट भी देती है, इमिग्रेशन भी देती है, वो नंबर्स ये हैं कि $1,500 आपको एज अ सिंगल एडल्ट आपको जो है वो आपके पास होने चाहिए न्यूजीलैंड डॉलर। और अगर आप फिर अगर 2 अडल्ट हैं तो आप उसको डबल कर लें, और अगर एक बच्चे उसमें आप $500 पर बच्चा ऐड करते जाएं, तो इस तरीके से आप जो है ना ये कॉस्ट है ऑन एवरेज। अब जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, अब अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो ये थोड़ी बहुत कम भी हो जाएगी। सही। अच्छा, तो मैं अभी गूगल पे देख रहा था क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है, तो इट्स समथिंग 123 अराउंड, और न्यूजीलैंड का 112 चल रहा है। तो 1000 को अगर मैं रफ फिगर लूं तो 1000 का मतलब 1 लाख, अबव 1 लाख का जो है वो मंथली एक्सपेंस है। 1 से 1.5 लाख। 1.5 लाख। सो इट मींस डायरेक्टली के, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, क्या वो हम लिविंग एक्सपेंस, पार्ट टाइम जॉब, एनी अदर वेज के थ्रू कर सकते हैं? ऐसा यहाँ लोगों ने पूरी फीसें भी निकाली है, सही है, रिहाइश भी निकाली है, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया, पूरा पाकिस्तान से आया है, सही है। तो पूरा पाकिस्तान से आने का मतलब 1.5 करोड़ पाकिस्तान से आया उनका। मैं उनको भी जानता हूँ, और उनको भी जानता हूँ जिन्होंने पूरी फीसें निकाली हैं और उल्टा पाकिस्तान पैसे भिजवाए। डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड कैसा है। अगर देखो पीछे से पैसा नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ करके आप निकालोगे यहाँ, सही। अगर पीछे से जिसका पैसा आ रहा है उसको टेंशन नहीं, उसको तो आ ही जाएगा। अब मेरा जो सर्कल था उसमें काफ़ी इंडियंस को मैं जानता था, और उनके सर्कल में काफ़ी ऐसे लोग थे जो बहुत काम करते हैं, सही है, और उनकी कुछ, क्योंकि इंडियन एरिया कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो किसी को अच्छी जॉब मिल जाती है, तो 30-35 एन आवर पे बंदे काम कर रहे हैं, उनकी फीसें भी आराम से निकल रही हैं, और पाकिस्तान में जब इंडिया में जो भी है वो पैसा भी भेज रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह का। लेकिन वो 80 आवर्स के लिमिट, 20 आवर्स की लिमिट नहीं है पर वीक ऑस्ट्रेलिया में 20 आवर की लिमिट है टेक्निकली, अगर आप ईएफएन पे काम कर रहे हैं, सही है। अगर आपका पे रेट $35 एन आवर है, सही है, और 20 आवर की लिमिट करते हो, तब भी आप कितने $700 अ वीक, तो तब भी आप कमा रहे हो, सही। और आपके वेकेशन पे आपकी कोई लिमिट ही नहीं है, जो आपका सेमेस्टर ब्रेक है उसमें तो आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो। सेकेंडली यहाँ काफी बंदा एबीएन पे काम कर रहा है। एबीएन होता है ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। उसमें क्या होता है कि आपका वर्किंग आवर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो रिस्ट्रिक्टेड है पर उसमें वर्किंग आवर रिकॉर्ड नहीं होता, कि आपका खुद का बिजनेस है। तो थोड़ा सा लूप होल है जिसमें स्टूडेंट्स एक्सप्लॉइट करते हैं इस चीज़ को, और एम्प्लॉयर भी बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं एबीएन को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अंडर पे किया जाता है स्टूडेंट्स को एबीएन नंबर पे करते हुए। लीगली आपको $18 से कम कोई आपको नहीं देगा, सही है। पर जब आप एबीएन पे मूव कर जाओगे तो वो क्या करेगा, कमीशन बेस कर देगा, क्योंकि उसको पता है आप 20 आवर्स ऊपर काम करना चाहोगे, तो एक्सप्लॉइट करते करते वो आपको मे बी $10-15 एन आवर पे काम करवा रहा होगा। मजबूरी में आप काम करोगे कि आपको नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, पर आप एट द एंड देखोगे ना, अगर आप ओवर टाइम काम करो तो अपने वीजा को ब्रीच करो, कंडीशन को अंडर काम करो, 500 से ऊपर तब भी नहीं बना देते। इससे बेहतर है अगर बंदा तमीज से बैठता है, सही तमीज की जॉब ढूंढता है, तब भी वो 20 आवर्स के अंदर काम करके $500 to $700 कमा लेता है।
सर मैं जिन कंपनी के लिए काम कर रहा था, कंपनी बहुत बड़ी थी, RSCV, उबैद भाई को पता होगा। बिल्कुल। वो मुझे ABN पे पे करते थे, सही है। मेरे वर्किंग आवर्स बहुत खराब थे, सही है। और मैं वीकली 500-700 बना रहा था उस कंपनी के अंदर सिर्फ, हालांकि उनकी 4 फ्रेंचाइज मैनेज कर रहा था, बेस्ट सेल्समैन था उधर वगैरह वगैरह, पर 500-700 से ऊपर मेरा वीक का नहीं जाता था। और आवर्स पे तो छोड़ दो, कितना आवर्स मैं पर वीक के पुट करता था। और उसके साथ मैं उन दोस्तों को जानता हूँ जो 25 और 35 पे काम कर रहे थे, वो 20 आवर्स ही काम कर रहे होते थे और 700 वीक के कमा रहे हैं। तो ठीक फीस ठीक कहाँ हो गया। से बॉटम लाइन है कि निकल सकती है, डिपेंड करता है कि आप मतलब कितनी तप्पड़ आपके अंदर और कितने अपने आप को पुश कर सकते हो। कुछ अ, अगर जी उबैद भाई कुछ ऐड नहीं करेंगे तो फिर मैं न्यूजीलैंड का पर्सपेक्टिव देता हूँ। तो उसको मैं सिंपल करके बता देता हूँ। देखें, अगर आप वर्क वीज़ा पर नहीं आए हैं और स्टूडेंट हैं और आप स्टडी लेवल 7 तक की कर रहे हैं, तो आपको ड्यूरिंग स्टडी जो है वो 20 आवर्स, इवन लेवल 8 के ऊपर भी 20 आवर्स ही अलाउ होते हैं। और उन 20 आवर्स में आप जो फुल आपका एक्सपेंस है वो हार्डली रिकवर कर पाते हैं। तो उसमें यह है कि आप अगर आप स्टडी भी मैनेज करना चाहते हैं विद इन द टाइम और कुछ पैसे भी रिकवर करना चाहते हैं, तो आप 60 to 70% उसमें मोस्ट लाइकली रिकवर कर लेंगे। पर बाकी जो रिकवरी है वो आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है उसमें आप वो कर लेते हैं आराम से। तो आपको थोड़ा सा उसमें सब्र करना पड़ता है। दूसरा ये होता है कि जो अगर आप लेवल 9 पे आ रहे हैं मास्टर्स या PhD करने आ रहे हैं, तो न्यूजीलैंड में आपको जो है वो फुल टाइम वर्क अलाउ होता है 40 आवर्स। तो उसमें आप आराम से रिकवर कर लेते हैं, आप पूरी जॉब भी कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं। तो वो लेवल 9 और 10 में आने में न्यूजीलैंड में फायदा है। आप फैमिली को भी ला सकते हैं, फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। सही। अच्छा, तो थोड़ा रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज केस ऐसा नहीं निकाले है, तो या मैं प्लीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसा वकार भाई ने भी जिक्र किया था, ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप मास्टर्स बाय रिसर्च में आ रहे हैं और PhD में आ रहे हैं, उसमें हमारे पास वर्किंग कंडीशंस नहीं होती, अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। अच्छा सेकेंडली, सही है। अगर आपका स्पाउस मास्टर्स कर रहा है या मास्टर्स अबव, तो आपके फुल वर्किंग राइट्स हैं। बैचलर्स में रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, मास्टर्स बाय कोई भी मास्टर्स और PhD पे आपके स्पाउस के फुल वर्किंग राइट्स हैं। और अगर आप स्टूडेंट हो तो मास्टर्स बाय रिसर्च और PhD में फुल वर्किंग राइट्स आपके। जी, आई एग्री। बिल्कुल, हमारे यहाँ भी सेम कंडीशन है। काफी सारे लोग हैं जो अपने खुद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन पर आए हैं, उनके पार्टनर्स को वर्क वीजा मिलता है फुल टाइम। और अगर उनके पार्टनर्स जो है वो स्टडी करने आते हैं लेवल 9 और 10 पे, तो वो खुद फुल टाइम वर्क वीजा उनको मिलता है और वो जॉब कर सकते हैं। ठीक है। मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि अगर मैं समरी करूं तो जनरल केस में हायर लाइक्लीहुड है कि आप जो है वो लिविंग एक्सपेंस तो निकाल सकते हैं, तो ये उम्मीद करके आप बिल्कुल आ सकते हैं। पर मेरा ख्याल है कि जाहिर बात है, अगर आप आते हैं जॉब भी ढूंढने में इतनी जल्दी तो नहीं मिलती होगी, 6 महीने या कुछ आपको सेटल होने में भी लगते हैं। तो पहले 6 महीने के तो पैसे आप लेकर ही आए एटलीस्ट मिनिमम। और जो ट्यूशन फी है जो कि आपने मुझे बताई थी 15 से 35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, वो जो एनुअल है मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जो है वो आप लेकर ही आए। और सोच पहले साल का तो डेफिनेटली आपने करना ही करना है, उसका तो कोई हल नहीं है। तो वो मेरे ख्याल है फीस क्या एडवांस देते हैं आप? जी, हर यूनिवर्सिटी का अलग है। RMIT की पहले सेमेस्टर में ख्याल से 15 से 18,000 थी। इन्होंने 50% पाकिस्तान में हमसे एडवांस ली थी और बाकी 50% सेमेस्टर शुरू होते हुए ली थी इन्होंने। तो ये RMIT का प्लस पॉइंट था। अब मुझे नहीं पता आजकल भी उनका ये चल रहा है नहीं चल रहा, पर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज फर्स्ट सेमेस्टर आपसे लेती है, फिर आपको COE कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट देती है ताकि वीजा फाइल करो। आप तो डिक्लेरेशन साइन करते हैं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन है, आप साइन करते हैं कि आप 1 साल तक के जो एक्सपेंसेस हैं आप उसको बेयर करने की सलाहियत रखते हैं। और इन एनी वर्स्ट केस सिनेरियो यू विल बी एबल टू बेयर ऑल ऑफ दोज एक्सपेंसेस। ठीक है ना? तो आप तो डिक्लेरेशन साइन करके देते हैं उनको इस बात का। ठीक है। जी, अब वो एक अलग तो बात है, कितने लोग बेयर कर सकते हैं और कितने नहीं, वो एक अलग मसला है, लेकिन आप साइन उनको करके देते हैं ऑफिशियली, ये बात। बैंक अच्छा स्टेटमेंट उसी के लिए, बैकिंग के लिए रखते हैं कि जो आपने साइन किया है आपके पास उतने फंड्स हैं, और वो भी फंड्स आपने 3 महीने तक, मतलब ये नहीं कि आज आपने फंड्स डाले और कल निकाल लिए, 3 महीने तक वो आपके बैंक में पड़े होने चाहिए फंड। और एकदम अगर आपके पास फंड्स आए हैं तो आपको प्रूफ दिखाना है फंड्स कैसे आए। भाई घर बेचा, गाड़ी बेची, मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि आपने 2002 का मॉडल गाड़ी बेची और उस पर फंड्स दिखा रहे हैं भाई 36 लाख आ गए उसके, तो वो ऑब्वियसली वो पकड़ लेते हैं। अगर आपने कोई सेल की, उसकी सेल डीड, कोई ट्रांसफर रिसिप्ट, कुछ भी लेजिट चीज हो,
आप दिखाओ। अगर आप अपने फंड्स पूरे नहीं दिखा सकते ना, तो उसका भी वे अराउंड है। फिर आपके पेरेंट्स या जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनकी अर्निंग एक सर्टेन लेवल पे होनी चाहिए। वो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ भाई, 3000, ये मतलब कितना, बिल्कुल 3 लाख बिल्कुल 3 लाख रुपए महीने बिल्कुल अम्मा पापा की हो इंडिविजुअली, तो आप को एग्जेम्प्ट होगा वो 40-45 लाख जो आपने डिपॉजिट करवाना है। पर अब बिल्कुल। जिसके पेरेंट्स की 3-3 4-4 लाख अगर दोनों की तनख्वाह होगी, तो आई एम प्रीटी श्योर वो 45 लाख का स्टेटमेंट 3 महीने तक पैसे रखवा के करवा सकते हैं। पर अगर इतने अमाउंट आपकी अर्निंग रनिंग इनकम है आपकी, तो आपके लिए फिर वो 45 लाख वाला डिपॉजिट जो है रफली वो वेव ऑफ है। ठीक ठीक ठीक। वन मोर पॉइंट, वकार भाई से स्टार्ट करता हूँ कि स्कॉलरशिप्स वगैरह या कोई लोन अपॉर्चुनिटीज फाइनेंस के लिए जो नहीं कर सकते, उसकी कोई है वकार भाई? देखें, अगर आप न्यूजीलैंड रेजिडेंट या नेशनल नहीं हैं, तो आपके लिए जो स्कॉलरशिप्स हैं वो सिर्फ मास्टर्स, और मास्टर्स भी बल्कि नहीं, इनफैक्ट पीएचडी लेवल पर ही हैं। सिर्फ जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं वो पीएचडी लेवल पर ही हैं। बाकी जो बैचलर्स और मास्टर्स लेवल की स्कॉलरशिप्स हैं वो न्यूजीलैंड रेजिडेंट या ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट उन लोगों के लिए हैं। तो उसमें तो चांस बहुत ही कम है कि आपको जो है उस लेवल पे कोई स्कॉलरशिप मिले। मैंने तो बहुत ही कम ऐसे लोग देखे हैं जिनको कोई स्कॉलरशिप मिली हो। हाँ, यूनिवर्सिटीज डिस्काउंट देती हैं, $3-4 हज़ार का डिस्काउंट देती हैं फीस के अंदर। तो आपको 20,000 होगी तो वो 16,000 ले लेंगे, 17,000 ले लेंगे। और वो भी जब आप डायरेक्ट एडमिशन अप्लाई करें, तो आप कमीशन अगर वो एजेंट को ना दें, तो फिर वो आपको वो छोड़ देते हैं, वो पैसा आपको छोड़ देते हैं। अगर आप एजेंट के थ्रू जाएंगे तो आपको पूरी फीस भरनी पड़ेगी, क्योंकि वो एजेंट को उन्होंने कमीशन देना है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो वो आपको कमीशन छोड़ सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ये बड़ी अहम बात है कि 3-4 हज़ार अगर आपको बचाने हैं, तो फिर आप खुद ही अपनी प्रोसेसिंग करें एडमिशन की, तो उसमें आपको हो सकता है वो पैसे बच जाएं। बाकी इसके अलावा पीएचडी के अलावा और कोई तरीका नहीं है। लेकिन बड़ी अहम बात यह है पीएचडी लेवल के ऊपर कि पीएचडी अगर आप करने आ रहे हैं, तो आपकी जो फीस होती है वो डोमेस्टिक चार्ज होती है। तो डोमेस्टिक फीस जो है वो पीएचडी की जो है वो 7 से 8 हज़ार डॉलर है, जो कि 7-8 लाख बनती है साल की। वो बहुत मामूली है उस सेंस में कि आपको पूरा जो है वो वर्किंग राइट्स मिलते हैं, फुल आपको स्टडी और वर्क वीजा मिलता है, और आपके पार्टनर को भी जो है वो वर्क वीजा मिलता है। तो आप 8 से 9 लाख रुपए में पीएचडी में एडमिशन लेकर आप न्यूजीलैंड आ सकते हैं बमा फैमिली। तो पीएचडी के अंदर लेकिन दे आल्सो गिव यू स्टाइपेंड या सैलरी पर मंथ? वो उसमें फिर आपके ऊपर बहुत सारी यहाँ पे स्कॉलरशिप्स हैं। तो उसमें अगर आपको यूनिवर्सिटी की डॉक्टरल स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो जो कि बहुत हर यूनिवर्सिटी में 3 या 4 होती हैं हर फैकल्टी के अंदर, तो मिल जाती हैं। अच्छे जो जिनकी जीपीएस अच्छी होती है, एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होता है, उनको मिल जाती हैं। दूसरा तरीका होता है कि हर प्रोफेसर के पास, लेक्चरर के पास अपने फंड्स होते हैं, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वो काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्री के साथ, तो वो वहाँ से उसको फंड करते हैं। तो वो आपको इतने पैसे दे देते हैं कि आपका किराया वगैरह गुजारा हो जाता है। और तीसरा ये है कि आप जो है वो इंडस्ट्री बेस्ड कोई स्कॉलरशिप आपको मिल जाए। तो यहाँ पर जो है वो 2 या 3 ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें आपको इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड अगर कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, तो आपका वो फुल आपको जो लिविंग कॉस्ट है और फीस है वो भी कवर कर लेते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो एटलीस्ट आपकी पीजी की फीस भी वेव ऑफ कर देते हैं अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हों। और यूनिवर्सिटी में जो है वो आप किसी अच्छे प्रोफेसर से अगर आप पीएचडी करने आ रहे हैं, तो आपकी फीस भी वेव ऑफ हो जाती है। सही। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बता सके, फाइनेंसिंग योर स्टडीज फ्रॉम अच्छा देखें, स्कॉलरशिप्स ऑस्ट्रेलिया या के अंदर, लोन्स? इस ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो देखें जी, जो डिग्री है उसको आप 2 कैटेगरीज में, बिल्कुल उसी तरह से जैसे न्यूजीलैंड में है कि जी एक रिसर्च बेस्ड है, कोर्स बेस्ड है, ठीक है ना। अच्छा, कोर्स बेस्ड जो डिग्रीज हैं मास्टर्स की या बैचलर्स की, उसमें तो देखें कोई स्कॉलरशिप वगैरह ज्यादा है नहीं, बिल्कुल इसी तरह से न्यूजीलैंड के अंदर है। ज्यादातर स्कॉलरशिप आपको नजर ही आएंगी रिसर्च बेस्ड डिग्रीज के अंदर। अब रिसर्च बेस्ड के अंदर 2 स्ट्रीम्स हैं, एक आपकी रिसर्च बाय मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी है, एक आपका डायरेक्ट पीएचडी है, ठीक है ना। एक कमिटमेंट है आपकी 3 से 4 साल की, दूसरी कमिटमेंट है आपकी 6 से 7 साल की, डिपेंड करता है आप इधर से आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों सूरतों के अंदर जो भी लोग आते हैं यहाँ पे वो स्कॉलरशिप लेके ही आते हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। अब वो जो लोग आते हैं तो यहाँ पर एक आरटीपी होता है, ठीक है ना। पहले तो उसको कहा जाता है एचडीआर, ठीक है ना, हायर डिग्री बाय रिसर्च, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसमें वही मास्टर्स और पीएचडी दोनों शामिल हैं। और उसके अंदर जो स्कॉलरशिप मिलती है उसको आरटीपी कहा जाता है। आरटीपी का एक रेट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का डिफाइंड रेट है, ठीक है। अगर आप फुल टाइम पीएचडी में इनरोल होंगे तो उसका जो रेट है वो $29,000 है विदाउट टैक्स। तो ये टैक्स फ्री है, $29,000, ठीक है।
और अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी में एनरोल होते हैं तो उसका रेट जो है वो एग्जैक्टली हाफ है, तकरीबन $14,500 है, ठीक है ना। तो आपको ये मिलेगा एग्जैक्टली जैसे वकार ने कहा कि उसके अलावा आपको फुल वर्किंग राइट्स मिलेंगे, आपके स्पाउस को फुल वर्किंग राइट्स मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कोई 45-44 यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस चीज में पीएचडी करना है, आपका पीएचडी का टॉपिक कौन सा है, उसी हिसाब से फिर आपने यूनिवर्सिटियों की कैटेगराइजेशन करके उनको सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि 3 कैटेगरी में यूनिवर्सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया में। एक ग्रुप ऑफ 8 है जिसका हमने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, दूसरी जो है वो टेक यूनिवर्सिटीज जिसमें कोई 12-13 यूनिवर्सिटीज आती हैं, और तीसरी जो है रीजनल यूनिवर्सिटीज में कोई 7-8 यूनिवर्सिटीज आती हैं, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से पीएचडी करना चाह रहे हैं और किस टॉपिक में पीएचडी करना चाह रहे हैं, सुपरवाइजर कौन है, वो कितना इन्फ्लुएंशियल। तो कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। फिर पीएचडी की कोई फीस नहीं होती और यही वो स्ट्रीम है जिसके अंदर आना आसान है। ऐसे में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसा उबैद भाई ने कहा स्कॉलरशिप वगैरह हर चीज़ का क्लियर किया, यहाँ पीएचडी पैसे देके भी ऑस्ट्रेलिया में होती है। जिनको बिल्कुल। स्कॉलरशिप नहीं मिलता उनके पास ऑप्शन नहीं होता है कि जैसे हम नॉर्मल मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं उसी तरह मास्टर्स में रिसर्च या पीएचडी में एडमिशन ले लें, पर उसमें आपको पूरे पैसे पे करने पड़ेंगे। वो बेसिकली आपको बहुत महंगा पड़ता है। 35,000 एक साल का लगाओ तो 70 एक 40, तकरीबन आपका 140 तो मिनिमम आपका खर्चा जाएगा अगर 4 साल में आप कंप्लीट करते हो तो। सो दैट्स रफली लाइक 1,60,50 लाख 1,60,00,000 की वो फिर आपको पीएचडी पड़ती है। ये ऑप्शन भी है जो कि लोग प्रेफर नहीं करते। इसमें एक ये चीज़ है, अगर आप अपना रिसर्च पेपर लिख लेते हो या कुछ पहले सेमेस्टर में आप कुछ एफर्ट शो कर देते हो तो आपका चांस होता है कि आपको सेकंड में स्कॉलरशिप मिल जाए या कुछ मिल जाए, पर वो भी कोई कंफर्म पाथवे नहीं है। पर नॉर्मली अगर बंदा जो जैसा उबैद भाई ने बताया कि अगर किसी टीचर से बात करता है और अपने रिसर्च पेपर शो करता है और स्कॉलरशिप में लेता है तो उसको स्टाइफंड मिलता है। 2,000 से समय चंद दोस्त काम कर रहे हैं उनको $2,000 से $3,000 महीने का स्टाइफंड मिल रहा है जिस पे कोई टैक्स नहीं होता। $3,000 पे कोई टैक्स नहीं है। और टीचर फिर थोड़ा सा एक आध घंटा भी हफ्ते का 2-3 घंटे दे देता है जो उसमें उनको $40 to $50 एन आवर मिलता है। तो अगर 4 घंटे भी दे रहा है तो आपको रफली $200 वहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाता है। और आप फुल टाइम ऑब्वियसली पीएचडी तो कर ही रहे हो, उसकी फिर फीस पूरी टोटली वेव ऑफ होती है। तो वो ऑप्शंस भी हैं। अब ये देख रहे हैं आप किस तरह आ रहे हैं। अगर आपके पास मास्टर्स ऑलरेडी पहले का है, मास्टर्स बाय रिसर्च, और आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है, अगर मास्टर बाय रिसर्च नहीं है, बेसिक नॉर्मल मास्टर्स भी है, पर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है एटलीस्ट 1 से 2, तो फिर आप इनकी तरफ जा सकते हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप पूरा मिलेगा, फी वेवियर का, और स्टाइफंड भी मिलेगा। अगर आपका रिसर्च कोई नहीं पब्लिश हुआ या रिसर्च में आपका इतना नहीं है कुछ अचीवमेंट्स, तो आई डोंट थिंक सो फिर वो आपको स्कॉलरशिप दें या आपको स्टाइफंड दें। सही सही। तीसरी एक और बात ये अहम करनी यहाँ जरूरी है, वो ये कि आप पीएचडी और मास्टर्स बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं बाय रिसर्च, इन केस अगर आप ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट रेजिडेंट हैं या सिटीजन हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दैट्स अ नाइस पॉइंट। अच्छा, तो हमने अभी जो है थोड़ा सा ओवरव्यू जल्दी से समरी पेश कर देता हूँ कि वी स्टार्ट विद द रीजनल इंफॉर्मेशन। हमने फिर स्टडीज को देखा, फिर हमने फाइनेंसेस को देखा। तो एक पर्सन जो है वो इन तमाम प्रोसीजर से गुजरता करता किसी ना किसी तरह करते करते जी ग्रेजुएट हो गया है। ईदर ही डिड हिज मास्टर्स हियर, पीएचडी हियर, और ही केम फ्रॉम पीआर और अदर स्टेप्स। अब वो आगे ऑस्ट्रेलिया की असल मार्केट में वो रियल लाइफ चैलेंजेस का जिसे कहते हैं ना, अभी उसको इंकशाफ हुआ है भाई कि मैं जो है वो इतनी कोशिश मेहनत करके लास्ट 2-3 इयर्स की एफर्ट किया। सो व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ अ पर्सन देयर? मैं कहूँगा बिफोर कोरोना, ऑब्वियसली दीस डेज तो काफी ज्यादा अदर बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियोस हैं, हमें पता नहीं है पोस्ट कोरोना में क्या होंगे, बट व्हाट आर द सिनेरियोस फ्रॉम करियर पर्सपेक्टिव्स? तो अली से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ कि ही हैज द रीसेंट एक्सपीरियंसेस। तो अली थोड़ा सा लाइट इसमें अगर दे सको। देखिए, मैं शुरू से करूँगा कि स्टार्टिंग में बहुत चैलेंज होते हैं। किसी को मिल गई किस्मत से तो मिल गई, वरना स्टार्टिंग में एटलीस्ट मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई थी। मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हार्डकोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नहीं मिल पाई, तो भी वेरी मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आई एंडेड अप इन सोलर कंसल्टेंट। सही है, पे रेट अच्छा है, कमीशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर जो आइडियली जो हम सोच के आए थे ना कि भाई मास्टर्स करेंगे और होल्डन या फोर्ड या कहीं इसमें लगे हुए होंगे, वो नहीं अटेंड कर पाए थे। मैं एक दफ़ा एचआर मैनेजर से बात कर रहा, तो मैंने उसको पूछा मुझे इंटरव्यू की कॉल्स नहीं आ रही। मैंने उसको रेज्यूमे बताई, तो उसने बोला तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बोला अली। बोलती नहीं अपना वो नाम बताओ जो तुम रेज्यूमे में लिखता हो। मैं बोला मोहम्मद अली शौकत राव। बोला तभी तो तुम इंटरव्यू की कॉल नहीं आती। तो उसने मुझे बोला कि अपना नेम चेंज करो। सही है, ऑफ द रिकॉर्ड वो बात बता रही, उसने बोला अपना नेम चेंज करो। मुझे चीज़ पर्सनली पसंद नहीं, मैंने नहीं किया। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला, काफ़ी लोगों ने
नेम भी चेंज किया, किसी को उससे जॉब मिली, किसी को नहीं मिली, पर मैं इस चीज़ पे मतलब बेसिकली बिलीव नहीं करता। पर थोड़ा सा रेसिज्म यहाँ होता है, पर वो अगेन अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो चीज़ ओवरराइड हो जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया में अगर आप आ रहे हैं तो जब आप डिग्री, हम जिस बात कर रहे हैं, बंदे ने ऑलरेडी डिग्री अपनी पास कर ली है, अगर आपके रिलेशन अपने सुपरवाइजर से अच्छे हैं, जिसके साथ आपने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या मास्टर बाय रिसर्च थीसिस किया है, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो टीचर ही आपको कहीं ना कहीं जॉब लगवा दे, और काफ़ी लोगों को लगवाई है। अगर आपके इतने कोई अच्छे टॉप पे रिलेशन नहीं है उनके साथ, तो फिर ऑब्वियसली आप नॉर्मल बंदों के साथ मार्केट में एंटर होते हैं। पर मैं ये कहूँगा कि अगर ड्यूरिंग द स्टडी अगर आप अपने रिलेशन अपने टीचर्स के साथ अच्छे रखो, तो टीचर्स के बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं। सही है, कुछ वो ऐसे ही मना कर देते हैं, उनके पास बंदा कोई अच्छा नहीं होता। आपके रिलेशन अच्छे होंगे, टीचर आपको नॉमिनेट करेंगे और आपको 100% वो जॉब मिलेगी मिलेगी, कंफर्म है, मतलब उसमें कोई टेंशन ही नहीं है ना उसके बाद। खैर एनीवेज, आप मार्केट में आ जाए तो अब मार्केट में आने के बाद क्या होता है, काफी लोग और जॉब कर रहे होते हैं, कोई ऊबर कर रहा है, कोई टैक्सी कर रहा है, कोई और जॉब कर रहा है, साथ में जॉब अप्लाई कर रहा है। आप कह रहे हो आप कोई और ऑलरेडी ऐसे काम कर रहे होते हैं ना, उसके साथ जॉब अप्लाई करना कोई इतना आसान नहीं होता। कि यहाँ क्या होता है कि आप जब जॉब अप्लाई करते हो, आपको हर रेज्यूमी हर जॉब के हिसाब से कस्टमाइज करनी पड़ती है, हर कवर लेटर आपको कस्टमाइज करना पड़ता है। अगर आप नहीं कर रहे वो, आप एक ही कवर लेटर और एक ही रेज्यूमी थ्रो कर रहे हो ना, तो आपके पास इंटरव्यू कभी नहीं आएगा। आपने 100 जॉब अप्लाई करने के बजाय आप देखें आपके लेवल पे कौन सी जॉब्स हैं, आप 100 के बजाय 10 अप्लाई करें, 10 के लिए कस्टमाइज रेज्यूमे बनाएं, देखें उसके अंदर क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप वही चीज़ अपने रेज्यूमे में डिस्कस करें, वही चीज़ अपने कवर लेटर में अचीवमेंट्स वगैरह डालें और फिर अप्लाई करें। 10 में से 2 इंटरव्यू तो शायद आ ही जाएंगे, और आप एकदम सीवीज फेंक रहे हैं, 100 फेंकेंगे, 100 में से भी एक भी इंटरव्यू प्रॉब्ली आपको नहीं आ पाएगा। इसके साथ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आप अपनी फील्ड को डाइवर्सिफाई थोड़ा सा करें। यहाँ कंसल्टेंट्स की जॉब्स बहुत हैं, सेल्स कंसल्टेंट की जॉब्स बहुत हैं, अगर आप स्पीकिंग में अच्छे हैं तो उस तरफ भी देखें। अगर आप देखें आपको नहीं मिल रही, या जब भी आप अपना वेट कर रहे हैं, जब तक आपको अपनी मेन जो आपकी आइडियल जॉब है, ड्रीम जॉब जब तक नहीं मिलती, एटलीस्ट कोई एक अच्छी जॉब पकड़ें। सही, उसमें क्या होगा, पे रेट भले कुछ ज़्यादा नहीं होगा, 60,000 रुपये अगर उसका पे होगा ना, एटलीस्ट आप प्रोफेशनल सर्कल में बैठे हैं, सही है, जहाँ आपका कनेक्शन बन रहा है और आपके पास फ्यूचर ग्रोथ है। या तो उसी इंडस्ट्री में आप ग्रो कर जाओगे, या आप किसी से अपने कनेक्शंस बातचीत कर आके आप अपने आइडियल जॉब पे लैंड डाउन कर देंगे। पर अगर हम इफ यू स्टक अराउंड और जॉब्स, तो फिर क्या होगा, हमारी ग्रोथ या तो और जॉब में कुछ नहीं होता, $200 से ऊपर आप नहीं बना सकते, कुछ भी कर लो, तो हम क्या लिमिटेड वहीं रह जाएंगे। और अब जब बंदा पूरा दिन और जॉब करता है तो ट्रस्ट में वो फिर फोकस करके जॉब अप्लाई नहीं कर पाता। इसमें उबैद भाई आपका थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि आप काफी अरसे से यहाँ पे रहते हैं, 10 साल से अबव हो गया है, तो आप काफी लोगों से मिलते भी होंगे, तो डिफरेंट फील्ड्स के लोगों से, तो आपने क्या पाया? देखिए, सबसे पहले तो समझना ये जरूरी है कि दो एरियाज में लोग लैग करते हैं। पहले तो आपने लोगों को समझाना है कि भाई वो दो एरिया पे उन्होंने काम करना है। सबसे पहली चीज है मार्केट और इंडस्ट्री इनसाइड, जिनके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता होता कि उनके आसपास उनकी सराउंडिंग में क्या चल रहा है। दूसरा मसला ये है कि जैसे अली ने कहा कि वो पढ़ रहे हैं और ऑड जॉब कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता है कि वो अपना कोई प्रोफेशनल नेटवर्क डेवलप करें। एक तो ये दो लैकनेस है जिसके ऊपर उनको शदीद तरीके से काम करने की जरूरत है। अब सबसे पहली चीज ये है कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया के जियोग्राफ को देखें तो हर सिटी की, हर स्टेट की अपनी इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं, ठीक है ना, जिसको मैं कहता हूँ जॉब मार्केट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो आपने थोड़ा सा जॉब मार्केट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को समझना है। दो डिस्टिंक्ट एरियाज के अंदर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं जॉब मार्केट को। एक है आपकी कन्वेंशनल जॉब्स, एक है आपकी इमर्जिंग जॉब्स, ठीक है ना। जो आपकी कन्वेंशनल जॉब्स हैं तो उसमें आप ये देखेंगे तो मेन इंडस्ट्री जो आपको नजर आती है वो डिपेंड करता है किस सिटी और किस स्टेट में आप पाए जाते हैं। लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्री आपको नजर आती है इंजीनियरिंग के अंदर, वो आपको एलएनजी नजर आएगी, वो आपको माइनिंग नजर आएगी। माइनिंग के अंदर फिर आपको आयरन नजर आता है, कोल नजर आता है, कॉपर है, लिथियम है, गोल्ड है, ठीक है। फिर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको तीन बड़े एरियाज नजर आएंगे, चार सॉरी। एक रेल है, एक रोड है, एक रिन्यूएबल्स का एरिया है पावर का, और चौथा जो बिल्डिंग्स का एरिया है। रिन्यूएबल्स के अंदर आपको दो बड़े एरियाज नजर आएंगे, एक सोलर है, ठीक है, दूसरा आपका जो है विंड है, ठीक है ना। उसके बाद आप आगे चलें तो आपके पास जो है वो सर्विस इंडस्ट्री आ जाती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसके अंदर आपके पास बैंक्स हैं, आपकी आईटी इंडस्ट्री है, जिसके अंदर आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री है, जिसके अंदर आपका जो इंश्योरेंस कंपनीज है, अली बता रहा था आरएससीबी के बारे में, ठीक है ना। तो इस तरह की आपके पास जो है वो इंडस्ट्री आ जाती है। फिर आपके पास एक दूसरी वेव चली है पिछले 4-5 सालों के अंदर, जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज की वेव है। वो क्या है? वो है जी ऑटोनमस मोबिलिटी है, ठीक है, जिसके अंदर ऑटोनमस व्हीकल्स हैं, ऑटोनमस ट्रेन्स हैं, ड्रोन्स हैं। इनके ऊपर काफी काम हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, काफी फंडिंग है इनके ऊपर।
ठीक है, फिर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, बिग डाटा है, बैंक सारे आपके काम कर रहे हैं सर बिग डाटा के ऊपर। एक बहुत बड़ी वेव चल रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिसको हम कहते हैं डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटजी के ऊपर काम चल रहा है। हर स्टेट ने अपनी एक डिजिटल स्ट्रेटजी 2050 का प्लान निकाला है, आप जाके उसको पढ़िए। आप जाके ऑस्ट्रेलियन प्रियोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की लिस्टिंग को पढ़िए, हर साल वो लिस्टिंग आती है। आप ऑस्ट्रेलिया का जो है वो प्रोजेक्ट का लुक आउटलुक देखिए, आप जाके उसका लुक अहेड देखिए। अगले 4 साल के अंदर जो है वो $200 बिलियन की स्पेंडिंग होनी है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अगले 20 साल के जो प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो डिफाइन कर दिए हैं उन्होंने प्लान्स के अंदर, उसकी एक स्ट्रेटजी डिफाइन की है। ट्रांसपोर्टेशन की 2050 स्ट्रेटजी डिफाइन की है सिडनी मेलबर्न दोनों ने। पॉपुलेशन डबल हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की बाय नेक्स्ट 25-30 ईयर्स के अंदर। तो इन्होंने बहुत सारी चीजों पे इस पर काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ही आ जाता है कि थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपकी अवेयरनेस का है, आपको अपनी सराउंडिंग की लाइल्मी का है, और आपकी कनेक्टिविटी ना होने का है। अब ये 3 प्रॉब्लम्स लेके जब आप मार्केट में उतरते हैं तो आपके हाथ में कुछ होता नहीं है बुनियादी तौर पे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स है जिनको आपको एड्रेस करने की जरूरत है बेसिकली। तो ठीक है, ठीक। नहीं, बहुत अच्छा आपने इसको कवर किया है। सो जस्ट अगर छोटे से आप इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो यू थिंक द पॉसिबिलिटीज आर देयर, यस और नो? देखिए, पॉसिबिलिटीज बिल्कुल हैं, लेकिन 2 चीजों पे काम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आज आप बैठ के अपना एक स्वॉट एनालिसिस करें, ठीक है ना, कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है और मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज क्या है। मैंने कैसे जो है अपनी वीकनेसेस को कम करना है, ट्रेनिंग से, कोर्सेज से, मेंटरिंग से, गाइडेंस से, और एक तो ये चीज। दूसरा, मैंने कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स को, जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, उसको अलाइन करना है मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज के साथ, और उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना है। ठीक है, जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, और हम बिल्कुल ही जो है वो रोलिंग स्टोन की तरह में चलते चले जाएंगे और फिर हमारे को कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। सबसे पहली चीज जो है वो मार्केट की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सराउंडिंग की अवेयरनेस है, और आपकी अपनी इंप्रूवमेंट है। ये दोनों चीजें साथ साथ करनी है, जब भी जाके कुछ मिलेगा। और पॉसिबिलिटी ये नहीं है, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों बहुत हाई हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लेने वाले बने ना। आप लेने वाले बनेंगे, बिल्कुल मिलेगा। जैसे अली कह रहा है, बिल्कुल ठीक है उसने जो बोला। जबरदस्त। थोड़ा सा वकार भाई, न्यूजीलैंड की भी सिचुएशंस, हालात क्या है? न्यूजीलैंड में देखें, मैंने जो लिंक शेयर किया था स्किल शॉर्टेजेस का, तो मैं दोबारा उसी की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि अगर आप देखें स्किल शॉर्टेज एरिया में आ रहे हैं तो फिर देखें पॉसिबिलिटी आपकी काफ़ी हाई है। उसके साथ फिर वो जो बातें इन्होंने कही हैं अली ने और उबैद ने, वो बहुत बिल्कुल रेलिवेंट हैं कि आप के पास वो स्किल सेट्स होनी चाहिए, आप प्रिपेयर्ड हों उसके लिए, और अगर आप प्रिपेयर्ड होंगे तो आपको मिल जाएगी। किस्मत भी ज़ाहिर है बहुत मैटर करती है, किस्मत मैटर करती है, आपकी तैयारी मैटर करती है, और फिर इसके अलावा कि आपका जो एरिया है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप जो है वो किसी ऐसी फील्ड में आ रहे हैं जो यहाँ पे उसकी इंडस्ट्री नहीं है, तो वो फिर ज़ाहिर है आपको जॉब नहीं मिलेगी और मुश्किल होगी। तो यहाँ पे जो न्यूजीलैंड में जो एरियाज हैं वो बहुत डिफरेंट किस्म के हैं। यहाँ पे जैसे जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो डेयरी की है, हॉर्टिकल्चर है, फूड है, ठीक है। तो ये, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत स्कोप है, एनर्जी सेक्टर के अंदर काफ़ी स्कोप है। तो ये 3-4 बड़े एरियाज हैं। अगर आप इसमें आ रहे हैं और आपके पास स्किल्स हैं और आप तैयार हैं तो जॉब आपको मिल जाएगी और अपनी फील्ड की मिल जाएगी। तो ये है कि जैसा कि इन दोनों ने भी कहा, मैं एग्री करता हूँ कि अगर आप तैयार हैं, आप लेने वाले हैं, तो आप ले सकते हैं। अगर आप बस किसी इंतजार में है कि वो लैंड कर जाएगी आपके पास जॉब स्टडी कंप्लीट करते ही, तो वो मुश्किल होगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। सही। अच्छा, मैं एक चीज ऐड करना भूल गया था, जब प्रीवियस सेक्शन में मुझे करना चाहिए था, जब हम वीजा की बात कर रहे थे ना, तो एक और वीजा स्कीम है जिसमें बिजनेस और इन्वेस्टर स्कीम कहते हैं, जिसमें आप रफली 4 to 500-600,000 आप इन्वेस्ट करते हो और आपको वीजा मिलता है पूरी फैमिली को। आप ऑस्ट्रेलिया आते हो, 2 साल वीजा, वो आपका बिजनेस असेस करते हैं और फिर आपको पीआर ग्रांट करते हैं। तो ये मैं ऐड करना भूल गया था, सॉरी। ये भी एक और तरीका है आने का, अगर आपके पास 5-6 करोड़ है तो। एक चीज। दूसरी चीज, इसी सेशन जो अभी हमारा चल रहा है उसमें कि भाई आप जब आप जॉब्स कर रहे हो तो कमीशन ओनली जॉब से थोड़ा सा दूर रहना, अनटिल अनलेस कोई बड़ी कंपनी या कोई कंफर्म आपके दोस्त ने ऑलरेडी उधर काम किया। वो कमीशन ओनली जॉब्स पे सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। सही है, वो लोग अपने लीड्स को टेस्ट कर रहे होते हैं, सही है, लग गया, नहीं लगा, आपके 3 दिन काम किया, $1 भी नहीं बना, वो आपको $1 भी नहीं देंगे।
आपका फ्यूल लग रहा है, 3 दिन का टाइम लग रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो कमीशन ओनली जॉब से थोड़ा बच के रहें, देखें कंपनी कैसी है। दूसरा, जब आप अप्लाई कर रहे हैं, सही है, तो हम काफ़ी जॉब्स होती हैं जिन पर हम अप्लाई नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, इंजीनियर्स हम नहीं अप्लाई कर रहे होते, पता नहीं क्यों, कि अना पे मसला होता है, क्या होता है, या हमें शायद मालूम नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स अप्लाई करो, 50-60 हज़ार रुपये तो उसके भी मिलते हैं, सही है। उसके बाद आप एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में बैठे होते हो, 10 वहाँ से आपके ताल्लुकात बनते हैं। अगर आप आते ही और जॉब जैसा कर रहे होगे, उसके बाद आपकी कोई ताल्लुकात टैक्सी ड्राइवर का टैक्सी ड्राइवर से ही बनेगा, क्लीनर का क्लीनर से ही बनेगा, वो कोई मतलब वहाँ से लिंक्स निकाल नहीं सकता अपने। अच्छा, अभी तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास 10 मिनट से हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं, सॉरी। तो सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन और दूंगा क्विकली आपके, और फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्विकली जो है वो अली ने थोड़ा सा रेसिज्म के बारे में किया था। तो अभी हमने रिसेंटली अभी लाइव ही सेशन में हमने पोल किया है कि हैव यू फेस्ड रेसिज्म इन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। तो उसके अंदर 70% लोगों ने कहा है कि दे हैव सफर्ड वंस, समटाइम्स और ऑफन रेसिज्म। सो आप लोग के उवैद, आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? इज दिस ट्रू, और या रेसिज्म की किस हद तक है? हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, ठीक है। हर कंट्री के अंदर डिफरेंट तरह के लोग पाए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, आइसोलेटेड इवेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। मेरे साथ प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई फेस टू फेस या फर्स्ट हैंड इवेंट तो नहीं हुआ है, ठीक है। लोगों के साथ होते रहते हैं, लेकिन ना थोड़ा सा हमें भी टॉलरेंस का मुजाहरा करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक नई जगह है, लोग आपको समझ रहे होते हैं, आप लोगों को समझ रहे होते हैं, आपके लिए भी एक नया कल्चर है, उनके लिए आप नए हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो जाती है कई जगहों पे, ठीक है ना। और आई थिंक थोड़ी सी रेसिज्म की डेफिनेशन को भी समझना जरूरी है। कई सारे लोग जो है वो फॉल्सली जो है वो हर चीज को रेसिज्म की कैटेगरी और अम्ब्रेला के नीचे ले आते हैं, वो भी मुनासिब नहीं होता है, ठीक है ना। तो पहले तो ये है कि हमारी डेफिनेशन और क्राइटेरिया फॉर अक्यूजिंग समवन फॉर द रेसिज्म वो क्या है। क्या हम उस डेफिनेशन को समझते हैं, उस क्राइटेरिया को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ठीक है ना। एक दो लोगों की मुठभेड़ अगर आपस में होती है तो उसको रेसिज्म नहीं कहा जा सकता। पहले तो आप ये समझ लीजिए बात। दो लोग कोई भी हो सकते हैं, वो पाकिस्तानी पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, और पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये मेरे ख्याल से एक लीस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है बनिस्बत उसके कि हमें जो है वो इतनी छोटी बातों को सोचना चाहिए कि हमें वो बिगर अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं हम, जो हम शायद अवेल करनी है हमें, ठीक है ना। तो हम इनको छोड़ें, हम जो अपॉर्चुनिटी है, जो पॉजिटिविटी, उस पर ध्यान दें, ठीक है ना। हम यहाँ पर आ रहे हैं, वो हमारे पास नहीं आ रहे, तो जरा थोड़ा सा ये भी थोड़ा फरागदली की जरूरत है मेरे साथ। और ऐसे जिस जगह से हम लोग आ रहे हैं ना, जहाँ हम कराची और लाहौर के हाँ। बीच में फर्क पैदा करते हैं, तो उनसे गोरों से ज्यादा हम रेसिस्ट हैं वैसे। ठीक ठीक ठीक। न्यूजीलैंड का भी मेरे ख्याल है सेम में न्यूजीलैंड में देखें, मैं तो जो इन्होंने वैद ने बात कही है, मैं 100% से एग्री करता हूँ कि पहले तो ये कि लोगों को पता नहीं है रेसिज्म कहते किसे हैं, और वो हर चीज को रेसिज्म की कैटेगरी में डाल देते हैं। देखें, जब नए लोगों से मिलते हैं तो थोड़ी सी जरा देखें, वो एक बैरियर तो होता है, और फिर जब लोगों को लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो लोग उसको भी रेसिज्म में डाल देते हैं, या वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो वो उसको भी रेसिज्म में डाल देते हैं। हाँ, एक होता है क्लियर कट रेसिज्म होती है, जिसमें आपको कोई हर्ट करे या आपको हार्म करे बिकॉज ऑफ योर रेस रिलीजन, जैसा कि क्राइस्टचर्च वाला वाकया था, न्यूजीलैंड में हुआ था। तो ये एक रेसिज्म की शायद डेफिनेशन को वो फुलफिल करेगा। या और अगर किसी को कोई हर्ट किया गया है, हार्म किया गया है, तो न्यूजीलैंड में ऐसा कोई प्रॉब्लम एज सच है नहीं। यहाँ की जो पब्लिक है और लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, और यहाँ बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं। ज्यादातर जो बड़े शहर हैं न्यूजीलैंड के, वो बहुत ही मल्टी कल्चरल हैं, बहुत ज्यादा जो है वो मल्टी एथनिक हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इससे ज्यादा रेसिज्म पाकिस्तान में फेस करते हैं। जबरदस्त, ये बहुत आपने अच्छी बात की, ऑडियंस के लिए था परसेप्शन के, ये आपने बिल्कुल क्लियरली सही अच्छा बात बताई कि जो नए कल्चर है उसको एक इंटरेक्शन के अंदर जो एक बैरियर होता है उसको वो काफी ज्यादा लोग जो है रेसिज्म में ले लेते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा अबाउट द नेशनैलिटी। सो वी टॉक अबाउट द पीआर एंड स्टफ। पासपोर्ट से रिलेटेड, इज ड्यूअल नेशनैलिटी अलाउड और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर, एंड इज इट इजी टू गेट पासपोर्ट इटसेल्फ? जी वकार, Yes, आपको short answer is yes. yes, and it's not an issue. And Obed, same? Straightforward है, pretty straightforward है। Okay, perfect. तो फिर हम क्वेश्चंस ले लेते हैं ऑडियंस से। मैं जल्दी से देख लेता हूँ, काफी सारे थे। एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डू फ्री रिसर्च बाय मास्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? तो उबैद अली में से कोई इसका जवाब देना चाहें?
ये इसमें मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में जब आप डिग्री असेस करते हो तो 5 साल का एक्सपीरियंस का कुछ होता है आपका। तो जो भी इस पे काम कर रहा है तो एक दफ़ा उसको देख लेना कि आप किस फील्ड पे क्या असेस कराओगे डिग्री, और उसमें क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में 5 साल की रिक्वायरमेंट है, याद रखना। और फ्री रिसर्च में मास्टर्स, मेरे ख्याल से स्कॉलरशिप की बात करना चाह रहे हैं, तो मास्टर्स बाय रिसर्च में स्कॉलरशिप तो मिल जाएगी, पर डिपेंड करता है आपने बैचलर्स में कुछ अपने अच्छा इनपुट दिया और टीचर से फिर आप पर्सनली बात करो। इसमें कंसल्टेंट्स आपकी हेल्प नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कोई कंसल्टेंट आपकी हेल्प करेगा। आपको खुद ही यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ेंगी और आपको खुद ही टीचर से डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। अच्छा, बस मैं इसमें एक बात ऐड कर दूंगा, अली ने इसको बहुत अच्छे से समराइज किया है। वो ये कि आपकी जो बैचलर्स की डिग्री होती है वो ऑनर्स की डिग्री होती है, बिल्कुल सही है ये बात। और दैट डिग्री इज मोर देन इनफ टू हैव एडमिशन इन मास्टर्स बाय रिसर्च। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है सिर्फ छोटी सी, वो ये कि आपकी जो ऑनर्स की डिग्री है उसके अंदर रिसर्च का कोई कंपोनेंट नहीं है, इंडिविजुअल रिसर्च का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है ना। आपने ग्रुप रिसर्च की अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के नाम पे, वो रिसर्च काउंट नहीं होती है, ठीक है ना। उसका भी तरीकाकार मौजूद है। उसका तरीकाकार ये है कि इधर आप एक रिसर्च कंपोनेंट पहले अपनी कंट्री में कर लें अपनी डिग्री के बाद, एक बात, ठीक है। दो बात, अगर आप वो नहीं भी करते फिर भी आपका मास्टर्स बाय रिसर्च में एडमिशन हो जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा वो इस तरह से कि आपको यूनिवर्सिटी बोलेगी कि जी आप HDR प्रीलिम, हायर डिग्री बाय रिसर्च प्रीलिम के कुछ यूनिट्स करें, एक या दो, ताकि आपका वो जो गैप है कि आपने लाइफ में कभी इंडिविजुअल रिसर्च नहीं की है, तो आपका वो गैप कवर हो, and then you will bridge that that gap, and then after that you will be enrolled into the masters by research qualification. वॉशिंगटन अकॉर्ड के तहत CDR प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं इंडियंस को स्किल असेसमेंट के लिए इन इमिग्रेशन। मुझे इसका वैसे आइडिया नहीं है, आप में से किसी को है वॉशिंगटन अकॉर्ड? वॉशिंगटन अकॉर्ड करने की जरूरत नहीं इंडियंस को। अगर आपने अभी 2015 में एग्जैक्टली ईयर चेक कर लेना, अगर 16 के बाद के 16-17 के बाद की ग्रेजुएट हो, 17 है शायद, तो 17 है। हाँ, तो आपकी वॉशिंगटन अकॉर्ड से ऑलरेडी डिग्री असेस हुई होगी, तो उसमें इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया में 5 में आपको CDR नहीं लिखनी पड़ेगी। पर उससे पहले वाले जितने भी बैचेस हैं, जैसे कि हमारा, हमें CDR लिखना पड़ा था। और इत्तेफाक की बात ये, कुछ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज अगर आपने की हुई हो मास्टर्स में, हर यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड नहीं है वॉशिंगटन अकॉर्ड या इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से, तब भी यहाँ मास्टर्स करने के बावजूद भी आपको CDR लिखनी पड़ेगी, याद रखना। अच्छा, एक चीज और भी है, तमाम जो NID की फैकल्टीज हैं वो तमाम क्वालिफिकेशंस वॉशिंगटन अकॉर्ड मेरे ख्याल में नहीं हुई हैं, तो आप वो भी देख लें कि आप कौन से फैकल्टी से हैं। ठीक। पॉइंट कट के बारे में पूछ रहे हैं अबाउट डिफरेंट इमिग्रेशन वीजास, परहैप्स वेबसाइट आप रेफर कर सकें, या अगर आपके माइंड में है तो वो भी बता सकें। आजकल 189190491। आजकल तो आप इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबने अपनी बंद कर दी है। सही है। 190, अगर आपको जॉब, ऐसा विक्टोरिया की बहुत अच्छी रिक्वायर थी कि आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की हुई है या कोई और इंजीनियरिंग की हुई है, आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट में अपनी CDR अप्रूव करवा सकते हैं। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट विक्टोरिया की बहुत अच्छी थी कि आपके पास जॉब ऑफर लेटर हो, सही है, आप अप्लाई कर दो, आपको 60-65 पे PR मिल जाएगी, और जनवरी तक लोगों को मिली है। अभी बंद हो गई है, अब खुलेगी, क्या पॉइंट कट होता है पता नहीं। बाकी 189 और 491 90 पॉइंट पे पहुंच चुका है, और मेरे ख्याल से अभी भी शायद वो भी नहीं मिल रहा। तो पॉइंट का तो आप अपने कंसल्टेंट से ही बात करें तो बेहतर है। अच्छा, how easy is to get a job on temporary visa in Australia? Subclass 476 specifically in IT field. काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन है वैसे। अच्छा, ये देखें जी, इसका 476 का चक्कर ये है कि डिपेंड करता है कि आप जो हैं वो कितने तैयार हैं, ठीक है, पीछे से आप क्या एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, आप को मार्केट की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप किस ज्योग्राफिकल लोकेशन पे पाए जाते हैं, आप किस तरह नौकरियों को अप्रोच करते हैं। 476 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो नजर आता है वो ये नजर आता है कि जी यंगस्टर्स आते हैं काफी ज्यादा, जिनके पास एक्सपोजर और एक्सपीरियंस की काफी कमी होती है, और टेक्निक बड़ी मिसिंग होती है। अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई है नौकरी मिलने की, लेकिन वो उस सूरत में बड़ी हाई है कि जब आप जो है वो मार्केट को सही से समझ के अप्रोच करेंगे। अगर आप, क्योंकि आपकी क्लॉक जो है वो स्टार्ट टिकिंग हो जाती है फौरन ही आपके यहाँ आने के बाद, और 18 महीने होते हैं टोटल आपके। उस 18 महीने में आपने नौकरी भी पकड़ के दिखानी है 6 महीने की, और उसी 18 महीने के अंदर आपने अपनी वीजे का भी इंतजाम, तो 2 स्ट्रीम पे काम करना है अपने पैरेलल में 18 महीने में। एक आपने 491 के लिए जम करना है अपने आप को और तैयार करना है,
दूसरा आपने अपनी नौकरी पे काम करना है, तो और तीसरा अपने सर्वाइवल पे काम करना है, ठीक है ना। तो 3 चीजों पे आपने एक साथ काम करना है उस 18 महीने के अंदर। सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना। अगर आप राइट तैयारी, राइट अप्रोच के साथ आएंगे तो बिल्कुल पॉसिबल, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। बहुत से लोगों की जॉब लगी है, मेरे सामने लगी है, मैंने खुद देखी है, और बहुत अच्छी अच्छी जॉब। सही सही। अ, ये क्वेश्चन हम काफी कवर कर चुके हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ, ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच एक्सपेंसेस वगैरह चाहिए होते हैं। तो हम अगर एक वैसे एक जनरल फिगर देखें, तो व्हाट इज द फिगर you should have in the bank to actually think or start thinking about studying in Australia and New Zealand? कुछ रफ फिगर बता सकते हैं in lakhs? 45। 45। देखें, मैं एक्सपेंसेस को मिला के बताता हूँ, फिर वो रिकवरीज की हम बाद में बात कर लेंगे। तो आप इन जनरल अगर आप मास्टर्स लेवल पे आ रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, तो और आपके एक्सपेंसेस प्लस फीस, और यूनिवर्सिटी लेवल पे सॉरी इंस्टीट्यूट लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक, तो आपके जो ओवरऑल जो इन्होंने एक्सपेंस बताया अली ने, 45 to 50 लाख से लेकर 75 लाख तक डिपेंड करेगा आप किस लेवल और कहाँ जा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। तो 50 लाख लेकिन आप रख लें। सही। सो इट मींस कि 50 lakhs अगर हैं, देन यू स्टार्ट थिंकिंग एंड अप्लाइंग कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ पॉसिबिलिटीज है, अदरवाइज इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए, एक बात और है जो मैंने बताया था कि अली ने शुरू में बहुत अच्छी तरीके से उसको टच किया था, कि अगर आप देखें, फोकस करें कि आप आ क्यों रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इमिग्रेशन लेने आ रहे हैं और सेटल होने आ रहे हैं, तो फिर आप डजेंट मैटर कि आप लेवल 9 और पीएचडी करने आए, फिर आप किसी कॉलेज में भी एडमिशन लेकर आ सकते हैं, और उसके बाद जो आपको वीजा मिलता है उसमें आप जो है वो जॉब ढूंढ सकते हैं। वो लेकिन उसमें पॉसिबिलिटीज आपकी कम हो जाती हैं, एक्सपेंस कम होता है लेकिन प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो वो चीज भी होती है। बहुत सारे लोग वो पाथवे लेते हैं जिसमें उनको जो है वो 15 to 20 लाख में एडमिशन हो जाता है और वो आ जाते हैं, और फिर बाद में वो कोशिश करते हैं कि यहाँ रहते हुए जो उनको वीजा मिले उसमें जॉब ढूंढ लें, लेकिन हर कोई सक्सेसफुल उस बात में नहीं हो पाता। लेकिन आप ज्यादा अगर बेहतर क्वालिफिकेशन पर आएंगे तो आपकी जो चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे, और आपका जो स्कोप होगा वो भी ब्रॉड होगा। अच्छा, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू इमिग्रेट टू न्यूजीलैंड? देखें, पाथवे के ऊपर है। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं तो जाहिर है फिर उसमें आपको पूरा स्टडी का जो टाइम है वो काउंट करना पड़ेगा, एडमिशन लेने से लेकर स्टडी कंप्लीट करने तक। फिर उसके बाद जॉब, तो जॉब जब आपको मिल जाएगी तो आप इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरा एक 3 साल का प्रोसेस है। और अगर आप एज अ माइग्रेंट आ रहे हैं, स्किल माइग्रेंट आ रहे हैं, तो उसमें अगर आपके पॉइंट्स पूरे होते हैं 160 पॉइंट्स, ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये लिंक जो है आप ऑडियंस से शेयर कर दीजिएगा, वो अपने पॉइंट्स इस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। 160 पॉइंट्स अगर आपके हैं, तो जब न्यूजीलैंड इमिग्रेशन वो सिलेक्शन करेगी तो आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन 160 पे हो जाती है, और उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 साल का एक प्रोसेस है, और आप अपनी फैमिली के साथ जो है वो न्यूजीलैंड आ सकते हैं। लेकिन अब जो है क्योंकि कोरोना के बाद से टाइम फ्रेम और ज्यादा बढ़ गया है। सही। इज देयर अपॉर्चुनिटी फॉर होटल मैनेजमेंट इन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया? कुछ आइडिया इसके बारे में? मेरे ख्याल से होनी चाहिए। कोई पर्सनली इस इंडस्ट्री का मुझे नहीं है, पर होटल मैनेजमेंट बहुत है मेरे ख्याल से। उबैद भाई इस पे कुछ ज़्यादा बता पाएंगे। देखिए, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पे तो पूरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खड़ा हुआ है, ठीक है ना। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की कई सारी फॉर्म्स हैं, उसमें एक होटल मैनेजमेंट भी शामिल है। उसके अंदर जो है वो आपकी सारी की सारी सर्विस इंडस्ट्री आ जाती है। इसमें रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें बार्स हैं, जिसमें वाइनरीज हैं, बहुत कुछ है यहाँ पर उसके अंदर, ठीक है। अब लेकिन उसके अंदर मखसूस सेट ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। ज्यादातर जो उसके अंदर जॉब के अंदर जो सबसे पहली चीज होती है वो आपके अंदर ये आप अपना खुद असेस करें कि आप उस जॉब के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक आपकी अपीयरेंस एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है, और दूसरा आपकी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स। इन 2 चीजों के बगैर आप हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट की जो फील्ड है उसके अंदर जो है वो ज्यादा जो है फ्लर्श और पेनेट्रेट नहीं कर पाएंगे। मैं इसके अंदर छोटी सी बात ही कहना चाहूंगा कि अभी न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने थोड़े से जो अपने क्राइटेरियाज हैं वो टाइट किए हैं, टफ किए हैं। पहले अभी लास्ट ईयर तक काफी ज्यादा आसान था होटल मैनेजमेंट के अंदर जो है वो पाथवे थ्रू होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी इनटू माइग्रेशन। अब वो उन्होंने किया है कि अभी भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका थ्रेशोल्ड उन्होंने सेट कर दिया है कि अगर आप इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, इतनी सैलरी आपको मिलेगी मिनिमम,
जो कि यहाँ की मीडियन सैलरी का 1.5 या समथिंग लाइक दैट होना चाहिए। अगर आपको उतनी इनकम कोई ऑफर करता है, इतनी सैलरी आपको कोई ऑफर करता है, तो आपका पाथवे बनेगा, नहीं तो फिर आपको पढ़ के वापस जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे में एक चीज ऐड करना चाहूंगा प्लीज, कि अगर आप होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड एक कोर्स है इधर कुकरी का, तो सबसे सस्ते कोर्सेज में वो शुमार होता है। तो अगर कोई मतलब बेसिकली सिर्फ पीआर की तरफ फोकस करना चाह रहा है, तो ऑटोमोटिव और कुकरी और कुछ और ट्रेड कोर्सेज हैं, उनको देखें। उनकी फीस मेरे ख्याल से $7-8 हज़ार साल की हैं। तो जो हमारा 45,000 वाला 45 लाख वाला जो अमाउंट था, वो रिड्यूस होकर मेरे ख्याल से 15-20 के आप बजट में भी आप कर सकते हो। सही। लास्ट क्वेश्चन हम जो लेते हैं वो है, हाउ कैन वी बेस्ट प्रिपेयर फॉर 476 वीजा? देखिए जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि 476 वीजे के लिए बेस्ट प्रिपरेशन ये है कि आप अपनी जिस फील्ड में आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप उस फील्ड की जॉब्स को यहाँ पे असेस करें, ठीक है ना। आपके पास डिफरेंट फोरम्स हैं, डिफरेंट इवेंट्स हैं, अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं, किस रीजन में अवेलेबल हैं। आप सीक पे जाइए, आप इंडीड पे जाइए, आप जाके उन जॉब्स को जो है वो पहले तो असेस करिए, ठीक है ना। और मेरा मशवरा और मानना ये है कि आप 476 की तैयारी यहाँ लैंड होने के बाद मत करिए, यहाँ लैंड होने से 3 महीने पहले से ये तैयारी करिए, ठीक है जी। कि आपने सीवीज किस तरह की बनानी है, आपने किस तरह का एक्सपीरियंस लेके आना है। अगर आपके पास कोई शॉर्टकमिंग्स हैं, कोई वीकनेसेस हैं, तो उसके ऊपर वहीं से काम करके आइए, क्योंकि यहाँ पे चीजें बड़ी महंगी हैं, वहां पे चीजें बड़ी सस्ती हैं, ठीक है। और उन पे काम करके आइए, उनको गैप्स को कवर करके आइए, अपनी सीवी को टेलर किस तरह से करना है, किस तरह से एक रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के सीवी और कवर लेटर को किस तरह से स्टोरी का कैरियर स्टोरी में कन्वर्ट करना है, किस तरह से उस कैरियर स्टोरी को सिर्फ बिल्ड नहीं करना, उसको डिफेंस करना भी सीखना है कि इस कैरियर स्टोरी को मैं डिफेंड कैसे करूंगा किसी के सामने बैठ के, ठीक है। लाइन बाय लाइन किस तरह से उसके ऊपर मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपनी अपनी क्वालिफिकेशंस, अपनी 3 चीजों पे मुझे काम करना है। एक मेरी एकेडमिक्स है, दूसरी मेरी प्रोफेशनल लाइन है, और तीसरी मेरी जो है वो पर्सनैलिटी है। इन तीनों चीजों पे काम करना है, 3 महीने पहले से काम शुरू करना है 476 पे, यहाँ लैंड करने से 3 महीने पहले से, एंड देन देयर विल बी अ हायर प्रोबेबिलिटी कि दैट यू हैव अ जॉब ओवर हियर। सही सही सही। आखिरी बात जो मैं आप लोगों से करना चाहूंगा वो होगा कि कुछ एडवाइस अगर आप देना चाहें फॉर स्टूडेंट्स, फॉर प्रोफेशनल्स इन जनरल, टू NEDians। तो सबसे पहले मैं अली से स्टार्ट करता हूँ, फिर कोई जिस तरह पहले पूरी कन्वर्सेशन समराइज ही अगर कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा, तो देखें, अगर आप यहाँ आ रहे हैं ना, पहली बात पाकिस्तान के कंसल्टेंट को ना देखें, यहाँ वाले कंसल्टेंट से डायरेक्ट बात करें। उसमें आपकी फीस बचती है, आपको 20-30 हज़ार रुपये नहीं देने होते एडमिशन के लिए। सही है, एडमिशन आपका फ्री में होता है, और आपको सही गाइड करेंगे कि आपका PR का पाथवे या जो भी आपका पाथवे है वो सही हो। इधर 3 से 4 बड़े बड़े हैं कंसल्टेंट। एक का नाम है ऑजी ग्रुप, मैं लिंक विंक शेयर कर दूंगा। एक है माइग्रेशन फास्ट वाले, और तीसरा मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो बेसिकली यहाँ 3 जो बड़े हैं ना, बाजवा, सॉरी उसका नाम बाजवा कंसल्टेंट, तो ये 3 है बड़े जो फेसबुक पे आपको काफी चीजें बताते रहेंगे। इनके साथ आने का फायदा ये होगा कि जब आप इनके साथ रजिस्टर होते हैं ना, तो जैसा बीच में वकार भाई और उबैद भाई ने शायद जिक्र किया था कि कुछ जगह इमिग्रेशन खुलती हैं, वो 2-3 घंटे के अंदर बंद हो जाती हैं। जब आपकी फाइल वगैरह इनके पास होती है, जब आप इनके थ्रू इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो कहता है अगर 12 बजे वो खुलती है ना, 12:05 पे ये लोग अपनी फाइल आपकी अप्लाई कर देते हैं। इन्हीं एजेंट की वजह से वो 2 बजे तक इमिग्रेशन का वो प्रोसेस ही बंद हो जाता है, क्योंकि ये सारी सीटें लेके जा चुके होते हैं। पहली बात, पाकिस्तान के एजेंट से नहीं करवाएं, यहाँ के एजेंट से करवाएं। दूसरी बात कि आप डिसाइड करें, जैसा वकार ने भी पहले किया और उबैद भाई ने भी किया था, कि हम आ क्यों रहे हैं, PR के लिए आ रहे हैं या पढ़ने के लिए आ रहे हैं। पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, PhD मास्टर जिसका भी करना है। अगर PR के लिए आ रहे हैं तो गोया अंधाधुंध नहीं आए, एजेंट से पूछें आपके इंटरेस्ट क्या लाइन करते हैं वगैरह वगैरह, और फिर आप उस हिसाब से आए। तीसरी बात, सस्ते कोर्सेज भी बहुत हैं, अगर आपका फीस का कोई इश्यू है उन सस्ते कोर्सेज को देख के आए। चौथी चीज, अगर आप एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं पाकिस्तान से, बहुत एडवांटेज है। आइडियल स्पीकिंग, आपके पास एक्सपीरियंस है और आप अपनी वाइफ का इधर मास्टर्स में एडमिशन करवाते हैं, उसमें आपको एडवांटेज क्या होता है? आपकी वाइफ ऑब्वियसली पढ़ रही है इधर, आपको फुल वर्किंग राइट्स हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपको जॉब मतलब लीगली भी आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी आपको जॉब लेने में। तो बाकी ये है कि आपका जो सर्कल है ना, उन सर्कल से थोड़ा सा बाहर निकले। अगर आप उन सर्कल के अंदर बैठेंगे जिन्होंने लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है जिनके पास, तो आप भी वहीं
होके रह जाएंगे। आप उनको देखें, गोरा मतलब वो किस तरह की जॉब कर रहे हैं, इंडियन हमसे बहुत आगे इधर, मतलब बिजनेस इधर उनका बहुत स्ट्रांग है हमारी कम्युनिटी से, उसकी वजह है वो आते ही फैलता है। मतलब हम जिन जगह पे, मतलब मैंने जितने भी मेरे बॉसेस है ना बड़ी बड़ी कंपनीज में, सारे इंडियंस हैं। जितनी मैंने कंपनीज में काम किया है ना, ओनर्स, सीईओ, हर बंदा मुझे तकरीबन इंडियन मिला है। वैसे ऑब्वियसली गोरे और पाकिस्तानी भी बहुत है, पर मैं सिर्फ अपना पर्सनल वो आपको बता रहा हूँ। सही। उबैद भाई, आप इसमें कुछ लास्ट पॉइंट्स इन जनरल ऑस्ट्रेलिया के मुतालिक तो काफी अली ने बता दिए, कुछ आप जनरल अगर कुछ पीस ऑफ एडवाइस या वैसे भी कुछ भी शेयर करना चाहें। उबैद भाई, आपका आवाज आ रही है? किससे? आप मुझसे कह रहे हैं? जी जी, आपसे आपसे बात है। अच्छा, मैं ये कह रहा था, देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अली ने बिल्कुल सही कही सारी बातें। एक चीज समझने की जरूरत है कि आप प्लान्ड आए, कोई भी आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है, माइग्रेंट आ रहा है, पीआर वाला आ रहा है, बिना पीआर आ रहा है, 476 आ रहा है। अक्सरियत जो प्रॉब्लम देखी गई है कि कोई प्लान नहीं होता है, ठीक है ना। हम बेसिकली बिल्कुल ही अनप्लैंड आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया उसके मुकाबले में बहुत प्लान्ड और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कंट्री है, ठीक है। तो होता क्या है कि चीजें जो है ना बहुत तेजी से आपसे ना आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं। कि देखें, आपकी अगर जॉब नहीं लगती है तो आप बहुत जल्दी जो है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। जब आप जैसे ही आप फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में जाते हैं तो साथ में आप जो है सोशल डिस्ट्रेस में भी साथ में ही चले जाते हैं, ठीक है ना। और फिर आपका मोरल, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस, तीनों चीजों को संभाल के रखना उस सूरत हाल के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मेरी मेहरबानी, मेरी मतलब गुजारिश सब लोगों से ये है कि एक तो आप प्लान आए बिल्कुल, ठीक है ना। वो प्लान आपका जो है वो बिल्कुल, और इस चीज को आप इस वक्त जो है ना बिल्कुल एक प्रोजेक्ट के तौर पर लें, ठीक है। जिस तरह एक प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स होते हैं, उसके माइलस्टोन्स होते हैं, उसकी एक्टिविटीज होती हैं, बिल्कुल आप इसको एक, आप अपनी लाइफ का बहुत बड़ा एक डिसीजन लेने जा रहे हैं। आप एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में आ रहे हैं, आप यहाँ पे सेटल होने की बात कर रहे हैं, आप अपनी बाकी जिंदगी गुजारने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी हो रहा है कि आप एक मोहल्ले से उठ के दूसरे मोहल्ले जा रहे हैं। तो देखें, फिर आप इसको उसी तरह से जो है प्लान भी करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि आई थिंक कि आपका एक बहुत ही रोबस्ट किस्म का इसके ऊपर प्लान होना चाहिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है चीजें प्लान के मुताबिक चलती है, लेकिन कम से कम आपके पास थोड़ी बहुत टेंजिबिलिटी और विजिबिलिटी तो होगी ना कि आप कर क्या रहे हैं। बस मेरा तो इतना ही कहना था इसके ऊपर। ठीक ठीक। वकार भाई, लास्ट क्लोजिंग रिमार्क्स। मैं बस, बातें तो बहुत सारी मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर मौका मिला तो फिर किसी और टाइम। लेकिन दो तीन बातें जो बड़ी अहम है, मैं खास तौर पे हमारे जो कैनेडियंस हैं और पाकिस्तानी हैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ कि एक बात तो ये कि सबसे पहले आप अपना एक मेंटोर बनाएं कोई भी। तो यू मस्ट हैव अ मेंटोर। आप इधर उधर सोशल मीडिया इधर वो ठीक है, आप जो रिसर्च करनी कर लें, लेकिन आप किसी एक को पकड़ लें और उसके साथ आप लगें और उसको ट्रस्ट करें और उसके साथ काम करें, तो वो आपको बहुत फायदा देगा। पहली बात, तो कोई भी आप एक सीनियर बंदा ले लें, उसको मेंटोर बना लें, उसके साथ काम करें। दूसरी चीज ये है कि फ्यूचर के स्किल्स के ऊपर काम करें। आप देखें कि इस वक्त कौन कौन से स्किल्स हैं जो अगले 5 साल में, 10 साल में बहुत ज्यादा अहमियत के हासिल होंगे, और कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो कि फेज आउट हो जाएंगे। तो खास तौर पे जो हमारे जो एनालिटिक्स के स्किल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो और ऑटोमेशन का जो टाइम आने वाला है, उसमें जो जो स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो एनएडीएस को चाहिए उसके ऊपर फोकस करें। और इन जनरल जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं इस बात को, उस पर ध्यान दें कि आपने अभी कौन से स्किल्स हैं यूनिवर्सिटीज में रहते हुए या पास आउट होने के बाद, आपने किन किन स्किल्स के ऊपर काम करना है। टाइम स्पेंड करें और तैयारी पकड़ें, वो आपको यहाँ पे भी और वहां पे भी दोनों जगह पे फायदा पहुंचाएगी। बाकी और बहुत सारी बातें फिर इंशाल्लाह किसी और सेशन में, या फिर पर्सनली अगर कोई पूछना चाहे तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना जो है वो लिंक्डइन का प्रोफाइल वगैरह शेयर कर दूंगा, उसमें वो ईमेल कर दें, मुझे मैसेज कर दें, तो हम वहां उसको फिर टेकअप कर लेंगे। ठीक, तो इसी के साथ जो हमारा सेशन का टाइम भी खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वकार भाई, अली एंड उबैद भाई। उबैद भाई जस्ट ड्रॉप्ड आउट कपल ऑफ सेकंड्स अगो। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अपने टाइम का। आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और ऑडियंस के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया और क्वेश्चंस वगैरह काफी पूछे। वकार भाई ने भी जो है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर दी है, सो एंड अली की बाकी स्पीकर्स की मैं शेयर कर दूंगा। So feel free to contact them if you have any further queries. तो इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।